तो मोल कंसेप्ट वाला जो हम लोगों का चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है। एंड इसके अलावा जो तुम लोगों का एक्चुअली था, क्या कहते हैं उसको, यूडियोमेट्री, वो भी मैं बता चुकी हूँ। उसमें तुम लोगों ने कुछ मतलब पूछा ही नहीं है करके कि इस यूडियोमेट्री के सवाल में कोई डाउट्स वगैरह क्या है करके। तो मेरे हिसाब से शायद तुम लोगों को यूडियोमेट्री के सारे सवाल बन गए होंगे जो जो अपन ने शीट में उस वक्त पेंडिंग थे, राइट। तो अब फिर हम लोग अभी एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एंड यस ट्रेन, जो तुमने कहा था करके कि शीट मिलने वाली थी, वो मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के दूंगी, राइट। यानी कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आ चुके हैं अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम में, तुम ये टेस्ट आउट कर सकते हो कि तुम्हारी नॉलेज के हिसाब से अगर तुमने वो एग्ज़ाम दिया होता तो तुम लोगों का कितना क्या स्टेटस उसमें रहा होता। तो देखो, आज हम लोग का जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट न्यू टॉपिक इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो तुम लोग इस टॉपिक से वेल अवेयर हो। 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों का जो केमिस्ट्री है, उस केमिस्ट्री का ये चैप्टर नंबर 4 है, बराबर। इवन चैप्टर नंबर 3 और 4 को अगर मैं क्लब कर दूं, सीबीएसई की बुक्स की बात कर रही हूँ मैं, एनसीईआरटी, तो उनमें ये आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो मैं अभी डाल्टन थ्योरी क्या होती है इस पर मैं बिल्कुल बातचीत नहीं करूँगी। आपको अगर लेट से भूल गए हो तो आप एक बार चीज़ों को रिवाइज कर लो। नो नीड ऑफ वेस्टिंग टाइम इन रीडिंग ऑल दोज कंसेप्ट विच वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन आवर प्रीवियस स्टैंडर्ड्स। तो अब हम लोग वो चीज़ों को पढ़ेंगे जो हमने छोटे स्टैंडर्ड में उतने अच्छे से नहीं पढ़ी हैं करके, ठीक है। तो जितना तुम लोगों को आइडिया है, जैसे कि तुमने ये सब भी सुना होगा कि इंडिया के करके महर्षि कन्नड़ थे, इन्होंने ऐसा कहा था करके कि जो आपका पदार्थ होता है, लेटेस्ट मैटर, इसके बहुत छोटे 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 करके टुकड़े किए जाएं, तो जो एक ऐसा सबसे छोटा टुकड़ा होगा जिसका फर्दर डिवीजन करना पॉसिबल नहीं है, उन्होंने उसको क्या नाम दे दिया, परमाणु दिया। बट ऑब्वियसली कि उनकी ये जो थियरी है वो उतनी ज़्यादा एक्चुअल में लोगों तक रीच नहीं हो पाई। तो जो सबसे ज़्यादा आप लोगों के फेमस हुए वो एक्चुअल थे आप लोगों के डाल्टन, जॉन डाल्टन, जिन्होंने आप लोगों का क्या कहते हैं डाल्टन एटॉमिक थियरी दुनिया के सामने रखी। और बाद में उस डाल्टन एटॉमिक थियरी के कई ड्रॉबैक्स निकल के आए, क्योंकि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये कहती थी कि आपका मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जिसको हम लोग एटम कहते हैं, उसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, राइट। उसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का मतलब कहते हैं ना मुद्दा था, राइट। ये उसका मेन था। बाकी सब जो उसने पोस्टुलेट्स दिए थे वो सब बाद में, लेकिन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो एक ही पर्टिकुलर पोस्टुलेट था कि फर्दर एटम डिविजिबल नहीं होता, यानी कि एटम के अंदर कुछ नहीं है, एटम खोखला है, ये एक्चुअली आपका डाल्टन कहना चाह रहा था। सो आपकी जो 19th सेंचुरी की एंडिंग थी और जो 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग थी, ये वो दौर था केमिस्ट्री का जब यहाँ पर बहुत सारी डिस्कवरीज हुई अलग अलग प्रकार की, और उन्होंने ये करके प्रूफ करके दिखाया कि एटम जो कि आप कह रहे हो करके कि आपका करके स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सो वी डू एग्री, बट उसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते करके, ये बात गलत है करके, ठीक है। आपका जो एटम है, एटम के अंदर में भी पार्टिकल्स होते हैं, जस्ट लाइक द बायोलॉजी सब्जेक्ट। उतना तो मुझे बायो का नहीं पता है, बट जिस तरीके से बायोलॉजी सब्जेक्ट में जो आपका सेल होता है, उस सेल के अंदर में भी तो बहुत सारे छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, लाइक न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड क्या कहते हैं उसका, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वगैरह, है ना। सेल के अंदर में भी तो दुनिया है। बट डाल्टन के सीधा कह रहा था कि नहीं नहीं करके, आप लोगों का जो सेल होता है करके उसके अंदर में और कोई आपके सब एटॉमिक, मतलब एटम के अंदर कोई सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में जो डिस्कवरीज हुई, दैट डिस्कवरीज प्रूव्ड कि आप लोगों के पास एटम्स के अंदर में भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। आपके अंदर में भी क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं इन एन एटम, आपके एटम के अंदर में। तो अभी जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, वैसे तो और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बट हम लोगों को टिपिकली 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में आप लोगों को स्ट्रिक्ट रहना है, दैट इज़ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। वैसे आप लोगों के पास दूसरे भी हैं, जैसे कि अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया, राइट। इस तरीके से
मेजॉन्स करके भी एक होता है, ये हो गए, बट दे आर ऑफ नो यूज़ टू अस, हम लोगों के लिए उसका कोई भी यूज़ नहीं है। सो हम लोग स्ट्रिक्टली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनके बारे में ही बातचीत करेंगे। तो अभी पहले हम लोग देखते हैं करके सब एटॉमिक का पार्ट, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू कर रहे हैं, तो उसकी जर्नी को शुरू करने से पहले तुम लोग क्या क्या जानते हो। देखो, सबसे पहले 1803 के आसपास आप लोगों का जो डाल्टन है, जॉन डाल्टन, इन्होंने अपनी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दुनिया के सामने रखी करके, ठीक है। पोस्टुलेट्स के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया है। उसके ऑलमोस्ट 100 साल बाद आप लोगों के पास एक थियरी आई जिसको हम लोग ये कहते हैं आप लोगों का क्रिसमस प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन का मॉडल, जिसमें वो ये कहता है करके कि आप लोगों के पास करके वो जो प्रोटॉन्स हैं वो आपके एक स्पीयर में फैले हुए हैं और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं आपके एम्बेडेड है करके, राइट। फिर उसके बाद 1911 में आपका रुदरफोर्ड आया, जिसके एक्सपेरिमेंट को हम लोग अभी पढ़ेंगे, फिर से पढ़ाऊंगी मैं। 1913 में बोहर्स आए। बोहर्स के बारे में आपने 9th स्टैंडर्ड में कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब पूरा मजाक हुआ है बोहर्स की थ्योरी के साथ। बस इतना है कि तुम्हें बोहर्स का नाम पता है और कुछ नहीं। एंड 1926 में, यानी कि अभी भी अपन जो सबसे वेल एडवांस टेक्निक मानते हैं, वो स्क्रोडिंगर ने दी थी, राइट। वो आप लोगों की किस में दी थी? स्क्रोडिंगर ने दी थी। तो अभी इसमें मैं आप लोगों को डाल्टन थ्योरी नहीं पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि डाल्टन थ्योरी में पढ़ने लायक कुछ है नहीं, तुम लोग ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़कर बैठे हो। सो जस्ट रिवाइज इट। थॉमसन मॉडल मैं बता चुकी हूँ कि उसमें उन्होंने ऐसा कहा कि लेट अस कंसिडर एन एटम बी अ स्फीयर। स्फीयर में आपका प्रोटॉन का समुद्र है और उस समुद्र के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, सच दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सो दैट कि उनका चार्ज कैसा है करके बैलेंस है, और एक आपका एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है। तो इसको भी पढ़ने का कोई मतलब नहीं बैठता है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग 1911 में, दैट इज रुदरफोर्ड। रुदरफोर्ड के बारे में थोड़ी बहुत पढ़ाई हम लोग कर लेंगे करके, बट 1913 दैट इज द बोहर मॉडल, ये हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन तुम ये मानकर चलो कि तुम्हारा पूरा का पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर बोहर्स मॉडल के अराउंड ही क्या करता है? रिवॉल्व करता है करके, ठीक है। और उसके बाद 1926 में स्क्रोडिंगर आए। स्क्रोडिंगर के बारे में आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि स्क्रोडिंगर हमारा सिलेबस नहीं है। जब आप केमिस्ट्री में पीजी करोगे तो स्क्रोडिंगर के बारे में बहुत कुछ है, बल्कि ऑलमोस्ट कह सकते हो कि पूरी दुनिया ही स्क्रोडिंगर है। स्क्रोडिंगर वेव फंक्शन से ही पूरी फिजिकल केमिस्ट्री वहाँ की है। तो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। इस पर हम लोगों की बातचीत होगी करके कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो देखते हैं ज़रा कि आखिर आपके इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से डिस्कवर हुए। तो सबसे पहले जो हम लोग ये पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला टॉपिक, इस डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाले टॉपिक में एक बात तुम लोग जान लो कि ये जो वर्ड है डिस्कवरी, राइट, ये जो आपकी डिस्कवरी है ये आपके जे थॉमसन के द्वारा की गई थी, राइट। तो ये एक जीके फैक्ट है। ऑब्वियसली ये आप लोगों के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, स्पेशली इंजीनियरिंग वाले, उनमें कभी भी इस तरीके के फालतू सवाल नहीं पूछे जाते, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ जनरल नॉलेज आपको उनका नाम पता होना चाहिए करके कि हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, जितनी हम लोगों को नॉलेज है उस नॉलेज के अकॉर्डिंगली आपका जो सॉलिड कंडक्टर्स होते हैं, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट मेटल्स, उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। आपके जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर से भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। बट तुम खुद सोचो, तुम्हारे घर में जो सॉकेट है जहाँ पे अपन चार्जर वगैरह फिट करते हैं, वो सॉकेट में लेट से मैंने कोई चार्जर फिट नहीं किया, बट मैंने बाजू का प्लग ऑन कर दिया, तो इलेक्ट्रिसिटी तो आ रही है। क्या वो इलेक्ट्रिसिटी सॉकेट से निकल के हवा में फैल कर जहाँ तुम दूर कोने में बैठे हो तुम्हारी बॉडी के अंदर झटका देती है? ऑब्वियसली नहीं देती है। यानी कि इससे एक बात तो हमारे समझ में आती है करके कि अगर मैं ऑर्डिनरी कंडीशंस की बात करूं, अब ऑर्डिनरी कंडीशंस का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी कंडीशंस का मतलब होता है करके नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर, ठीक है। पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन करना। पॉइंट क्या है? अगर मैं अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस की बात करती हूँ तो ऑर्डिनरी कंडीशंस के अंडर में आपकी गैस
इज अ पुअर या फिर कह सकते हो बैड या फिर कह सकते हो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वो क्या है आप लोगों की नॉन कंडक्टर है किस चीज़ की, इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, तो यहाँ से हमने स्टेटमेंट क्या बना ली कि गैसेस आर पुअर कंडक्टर। गैसेस क्या है आप लोगों की, पुअर कंडक्टर है किस चीज़ की, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब जो आप लोगों के साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ी कि क्या गैसेस हर कंडीशन में नॉन कंडक्टर ही रहेंगी क्या, चाहे कुछ भी हो जाए, क्या गैसेस हमेशा नॉन कंडक्टर ही रहेंगी। तो ऐसे केस में साइंटिस्ट स्टार्टेड एक्सपेरिमेंट्स, डूइंग एक्सपेरिमेंट। किसी का याद रखना, किसी भी साइंटिस्ट का, यहाँ पे और भी 2-3 साइंटिस्ट के नाम आएंगे। ठीक है, उन साइंटिस्ट का कभी ये मोटिव तो था ही नहीं कि हमें इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करना है। दे वर डूइंग समथिंग डिफरेंट जॉब, वो कुछ और काम कर रहे थे और उस काम के दौरान उनको एक रिजल्ट मिला और उस रिजल्ट से उन्होंने कंक्लूजन निकाला एंड उस कंक्लूजन से इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए। सो उनकी जो डिस्कवरी हुई है, इन्वेंट नहीं किया है उन लोगों ने, राइट, उन्होंने डिस्कवरी की है, उनको ढूंढा है। वो कैसे ढूंढा है, कुछ और करने निकले थे, मिल गया कुछ और, राइट। जैसे आप लोगों की जो ये प्रोसेस होती है ऑर्गेनिक में, एक वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, या फिर जो रबर हम बनाते हैं, ये रबर बनाने वाली जो प्रोसेस होती है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, ये भी एक धोखा है, ये भी गलती से बनी थी करके। ठीक है, बट उसमें हम लोग नहीं जा रहे हैं करके, कर कुछ और रहे थे, हुआ कुछ और, उससे रिजल्ट कुछ और है, उस चीज़ को हम लोगों ने बोल दिया अरे देखो ये प्रोडक्ट बन गया करके। तो ऐसे केस में अब हम लोगों को पढ़ना है कि ऑर्डिनरी कंडीशंस में गैसेस जो होती हैं करके, वो आप लोगों की पुअर कंडक्टर होती हैं करके, किस चीज़ की, इलेक्ट्रिसिटी की करके। बट अगर कंडीशंस एबनॉर्मल हो, ठीक है, बट अगर कंडीशंस लेट से एबनॉर्मल हो, एबनॉर्मल का मतलब हो सकता है बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर, हो सकता है बहुत लो प्रेशर, हो सकता है बहुत ज़्यादा वोल्टेज, हो सकता है बहुत कम वोल्टेज, अलग अलग कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हो करके, राइट। तो अलग अलग जो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस होंगे उस एबनॉर्मल कंडीशंस के, क्या उन एबनॉर्मल कंडीशंस में भी आप लोगों की जो गैस है, क्या वो अभी भी आप लोगों की बैड कंडक्टर रहेगी क्या। तो इसके लिए आपका जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन लोगों ने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को करना शुरू किया करके कि अच्छा चलो हम लोग डिटेक्ट करते हैं करके, क्या सही में गैसेस हर कंडीशन में आप लोगों के बैड कंडक्टर रहेंगी क्या। तो ऐसे केस में आप लोगों के कुछ साइंटिस्ट का ग्रुप था, उन साइंटिस्ट के ग्रुप ने आप लोगों की डिस्चार्ज ट्यूब को यूज़ किया। अब डिस्चार्ज ट्यूब देखो बेसिकली है क्या, वैसे मैंने उसका आगे फिगर दिया है बट फिर भी मैं फिगर को ड्रॉ कर देती हूँ एक बार हाथों से। आप लोगों की कांच की बनी हुई इस प्रकार की एक रफ डायग्राम मैं दे रही हूँ, ये एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है, ठीक है। इस ट्यूब का जो एक पार्ट है, इस पार्ट को हमने बनाया है, लेट से यहाँ पे टर्मिनल्स लगाए, ठीक है। लेट से ये मेरा कैथोड है और ये मेरा एनोड है। इसको मैंने कैथोड और एनोड कैसे बनाया होगा, इसको ऑब्वियसली मैंने बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट किया होगा। तो इस कैथोड और एनोड को मैंने एक हाई वोल्टेज पावर सप्लाई से क्या किया है, हाई वोल्टेज पावर सप्लाई से इसको कनेक्ट करके रखा है। अच्छा, उसके अलावा इसके अंदर मैंने एक पाथ दिया है, जिस पाथ से मैं इसके अंदर क्या क्रिएट कर सकूं, वैक्यूम क्रिएट कर सकूं। बस ये जो ट्यूब है ना, इसी ट्यूब को, इस सिंपलेस्ट ट्यूब को जो आपके सामने दिख रही है, इस सिंपलेस्ट ट्यूब को हम लोग, आप लोगों की कौन सी वाली ट्यूब कहते हैं, इसको हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। ये आप लोगों की डिस्चार्ज ट्यूब है। या फिर जिस ट्यूब को जिस इंसान ने सबसे पहले आप लोगों का यूज़ किया, दैट इज़ क्रूक्स। तो इस चीज़ को आप लोग आपकी क्रूक्स ट्यूब भी कहोगे करके, ठीक है, इसको हम लोग क्रूक्स ट्यूब भी कहते हैं। या फिर आप इसको कैथोड रे ट्यूब भी कहोगे। अब इसको कैथोड रे ट्यूब क्यों कहते हैं, इसका नाम या सॉरी इसका मीनिंग हम बाद में जानेंगे। तो ये आप लोगों का कुछ बेसिक सेटअप था। तो साइंटिस्ट लोग देखो अलग अलग कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे थे, कभी हाई टेम्परेचर, कभी लो प्रेशर को कभी किया, हाई वोल्टेज को थोड़ा सा इंक्रीज किया, या फिर हाई वोल्टेज को डिक्रीज किया और वोल्टेज डिक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, वोल्टेज डिक्रीज कर रहे हैं, कुछ भी कॉम्बिनेशन आप बनाओ। तो उन्होंने पॉइंट आया, वो पॉइंट ये आया कि जब आप एक हाई वोल्टेज अप्लाई करते हो, ठीक है, जब आप एक हाई वोल्टेज अप्लाई करते हो और जब आप लो प्रेशर रखते हो, इसके अच्छा एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं भूल गई, इसके अंदर गैस भरी हुई है।
ऑब्वियसली अगर मैं गैस का एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, गैस से मेरे को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है कि नहीं होती, अगर ये पता लगाने का है तो ऑब्वियसली मुझे गैस उसके अंदर भरनी पड़ेगी ना। बिना गैस के कैसे मैं काम करूँगी, उसके अंदर मैंने गैस भरा है। तो अगर मैं हाई वोल्टेज वाली कंडीशन से पहुँचूँ और अगर मान लेते हैं मैं लो प्रेशर वाली कंडीशन को क्रिएट करूँ, तो इस हाई वोल्टेज और इस लो प्रेशर वाली कंडीशंस में वी कैन से दैट कि गैसेस आर ऑल्सो गुड कंडक्टर। ठीक है, गैसेज आर ऑल्सो व्हाट, गुड कंडक्टर। ये हम लोगों ने स्टेटमेंट दिया कि गैसेज आप लोगों की क्या होती है करके, गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, बराबर, ये आपकी गुड कंडक्टर होती है। तो ये तो वो जो खोजना चाह रहे थे वो तो उनको मिल गया करके, लेकिन अब उन लोगों के एक अंदर एक और क्यूरियोसिटी आई। मतलब तुम खुद सोचो, तुम्हारे अंदर भी क्यूरियोसिटी आएगी कि तुमको कैसे पता कि उस सिचुएशन में आपकी इलेक्ट्रिसिटी करके फ्लो कर रही है। हाउ डू यू नो कि आप लोगों को करके वो इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्लो कर रही है, हमें कैसे पता चला? तो बेसिकली देखो हुआ कैसे हुआ कि इस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने क्या करके रखा है, आप लोगों का जो ये ट्यूब है, इस ट्यूब में हम लोगों ने इसकी जो ये पीछे का एक कर्व्ड पोर्शन है ना, ये कर्व्ड पोर्शन, इस कर्व्ड पोर्शन में हमने अप्लाई किया है आप लोगों का जिंक सल्फाइड। ठीक है, जिंक सल्फाइड नामक प्राणी कौन है इससे बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने ये इधर 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 मैंने अप्लाई करके रखा है जिंक सल्फाइड। और इवन चलो यहाँ पे भी मैं क्या अप्लाई कर लेती हूँ, जिंक सल्फाइड, क्योंकि आप कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को देख नहीं सकते। इतना तो 10th पास की हो यार, इतनी तो नॉलेज होगी कि कभी भी हम इलेक्ट्रिसिटी को व्यू नहीं कर सकते, हम इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट्स को व्यू करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मोबाइल लैपटॉप चार्ज हो रहे हैं मेरे, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से फ़ैन चल रहा है मेरा, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अभी टीवी चल रही है करके, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मेरे कमरे में रोशनी है जिससे मैं देख पा रही हूँ, नहीं तो मैं तो अंधी हो जाऊँ, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट देखते हैं कि उसके क्या उसका हुआ, लेकिन कभी हम इलेक्ट्रिसिटी को देख पाते हैं क्या? तुम बोलोगे हाँ टच करते हैं, तो टच करने के बाद भी तुम्हें उसका जो झटका पड़ेगा वो तुम्हें उसका इफेक्ट दिखेगा। जस्ट लाइक तुम कलर देख पाते हो, जस्ट लाइक तुम वॉल्यूम देख पाते हो, जस्ट लाइक तुम मास तो देख नहीं पाते हो, बट हाँ उसकी यूनिट वगैरह मेजर कर पाते हो, बट आप इलेक्ट्रिसिटी को देख नहीं पाते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट्स देखते हो। सो अगर मान लेते हैं हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो भी रही होगी, तो हमको कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है? तो उस पता लगाने के लिए हम लोगों ने आप लोगों की जो ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इस डिस्चार्ज ट्यूब के वो जो एंड्स हैं उनमें मैंने जिंक सल्फाइड की क्या लगा दी, आप लोगों की एक क्या कहते हैं केमिकल अप्लाई कर दिया। अब देखो जिंक सल्फाइड लगाने से वहाँ पे होता क्या है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाने से वहाँ पे मुझे क्या मिला। अभी तुम लोगों को एक बात याद रखनी है करके, वो बात ये है कि व्हेन यू अप्लाई द जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, ठीक है, जब आप वहाँ पे क्या करते हो, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन अप्लाई करते हो, तो लेट्स से ये आप लोगों की एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। अब मान लेते हैं कि जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर अगर कोई पार्टिकल्स आकर हिट कर रहे हैं उसको, तो जब ये पार्टिकल्स उसको हिट करेंगे तो हिट करने की वजह से वहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस होगा, ग्लो, राइट, वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, एक ग्लो। तो अगर इमेजिन करो पार्टिकल्स हिट नहीं करते, तो कभी भी जिंक सल्फाइड की जो गैस है, कभी भी आपकी जिंक सल्फाइड की गैस बैठे बैठे ग्लो नहीं करती अपने आप। चलो मूड हो रहा है करके ग्लो, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन बोलेगी चलो ग्लो करना शुरू कर देते हैं, तो कभी भी आपकी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ग्लो नहीं करेगी। जिंक सल्फाइड की जो आपकी क्या कहते हैं स्क्रीन है, वो तभी ग्लो करती है जब कोई पार्टिकल्स उसको हिट करते हैं, राइट। तो इसीलिए ताकि कोई पार्टिकल्स इस एक्सपेरिमेंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे हैं करके, ठीक है, ये इस वाली चीज़ें आप पता लगाने के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट्स में क्या करते हैं आप लोगों का, राइट, आप क्या कर रहे हो करके यूज़ कर रहे हो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। ओके ओके, तो फिर अभी आगे बढ़ते हैं करके। तो आगे जो पार्ट है, अब आगे वाला पार्ट देखो क्या कहता है। आगे वाले पार्ट पे जब हम आगे बढ़े तो हम लोगों को ये जानने की बड़ी इच्छा हुई करके कि यहाँ पे हमने कितना प्रेशर दिया है करके, या फिर इस एक्सपेरिमेंट में मैंने कितना वोल्टेज अप्लाई किया है करके, ठीक है। तो ऐसे केस में हमने ये देखा करके कि जब आपका जो अंदर का ट्यूब है, उस ट्यूब के अंदर में जब मैं बहुत लो 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 प्रेशर रखती हूँ, तो लो प्रेशर रखने से मैं ये देखती हूँ करके, ठीक है, कि आपकी जो डिस्चार्ज ट्यूब है, पहले तो नॉर्मल प्रेशर पे कुछ भी नहीं हो रहा था, ठीक है, नॉर्मल में तो कुछ हो ही नहीं रहा था,
लेकिन जब ट्यूब के अंदर का जो मैंने प्रेशर डिक्रीज करना शुरू किया, अब पहला एक दिमाग किसी का चलेगा कि प्रेशर कैसे डिक्रीज करोगे, कॉमन सेंस है, वैक्यूम की मदद से, यानी कि यहाँ पे जैसे वैक्यूम क्लीनर कैसे काम करता है, बस वैसे ही काम करवाना है और क्या करना है, ठीक है। तो वैक्यूम की मदद से, सो यहाँ पे वैक्यूम किस लिए रखा गया है, प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए रखा गया है। फिलहाल ये जो बाजू में इमेज दिख रही है, जस्ट इग्नोर देम, ठीक है। तो प्रेशर आप लोगों को आप डिक्रीज कर रहे हो, तो जब आपने प्रेशर को डिक्रीज किया करके, तो आप ये देख रहे हो कि धीरे धीरे आपके कंडक्टर में लाइट ग्लो होने लगी, ठीक है। धीरे धीरे आप लोगों के कंडक्टर में लाइट ग्लो होने लगी, ठीक है। आप जब ऑर्डिनरी कंडीशंस पे थे, देखो ये वाली जो कंडीशन है ये आपकी कौन सी कंडीशन है, ऑर्डिनरी कंडीशंस। तो जब आप ऑर्डिनरी कंडीशंस पे थे तो आपका जो डिस्चार्ज ट्यूब है, ये आपकी डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर कोई ग्लो नहीं था, नो ग्लो, इसके अंदर कोई ग्लो नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हमने प्रेशर डिक्रीज करना शुरू किया, ट्यूब के अंदर ग्लो आना होना शुरू हो गया, ठीक है। अब जैसे कि तुम्हें यहाँ पे ग्रीन कलर दिख रहा है, तो देखो हो सकता है कि किसी और, आप लोग थोड़ा गूगल करोगे अगर इमेजेस को, मैंने भी गूगल से ही उठाई है इमेजेस, ऑब्वियसली मैंने खुद ने तो ड्रॉ की नहीं होंगी, गूगल पे ही रहती हैं सारी चीज़ें। तो आप ये जो इमेजेस देखोगे, हो सकता है आपको कहीं येलो कलर दिख रहा है, हो सकता है कहीं आपको ग्रीन कलर दिख रहा है। तो ये जो कलर है, ये जो यहाँ पे कलर दिख रहा है, ये कलर किस बात पे डिपेंड करता है, ये जो कलर इस पहले ट्यूब के अंदर क्रिएट हुआ, ये किस बात पे डिपेंड करता है। तो ये जो कलर आपकी ट्यूब के अंदर क्रिएट होता है ना, ये डिपेंड करता है आपकी गैस पे, नेचर ऑफ गैस, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि मैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए हाइड्रोजन गैस को ले रही हूँ, हो सकता है एक दूसरा इंसान आप लोगों के इस एक्सपेरिमेंट के लिए लेट से आप लोगों का क्या ले रहा है, ऑक्सीजन गैस ले रहा है। सो एक इंसान या एक पर्टिकुलर पर्सन कौन सी गैस लेता है उस ट्यूब के अंदर, उस पर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं करके कि उस गैस का कलर आप लोगों को कैसा ऑब्जर्व होगा। तो अगर तुम्हें थोड़ी सी भी ऐसी अगर फीलिंग आ रही है करके कि अभी पूछने ही वाले थे तुम में से कोई एक इंसान की ग्रीनी कलर काय को, तो मैंने तुम लोगों की क्यूरियोसिटी को यहाँ पे ख़त्म किया। अच्छा, अब आज के बाद आगे कैसा, तो वो ये देखते हैं कि अच्छा प्रेशर डिक्रीज करने से ग्लो आया, तो चलो और प्रेशर डिक्रीज करो, ठीक है। ये उनके अंदर लगा कि चलो और प्रेशर डिक्रीज करते हैं। सो थोड़ा सा हम लोग फैक्ट्स पे बात करते हैं कि जब हम लोगों का प्रेशर, ठीक है, जब हम लोगों का जो प्रेशर है 10⁻⁻² ATM पे था, ठीक है, जब हम लोगों का प्रेशर 10⁻⁻² ATM पे था, तो ऐसे केस में आप लोगों को वहाँ पे लाइट यानी कि आपको ग्लो क्या हुआ, ऑब्जर्व हुआ, ठीक है। आप लोग जब नॉर्मल कंडीशन पे थे, ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन मतलब मान लो 1 ATM प्रेशर, नॉर्मल तो वही होता है ना, तो 1 ATM में आपको कोई ग्लो नहीं दिखा। जब आप 1 ATM से 10⁻⁻² ATM में आए तो आपको ग्लो दिख गया, ठीक है, आपको ग्लो दिख गया। अब ऐसे केस में आपने क्या सोचा कि चलो एक काम करते हैं और प्रेशर डिक्रीज करते हैं। तो जब आप और प्रेशर डिक्रीज करोगे तो तुम्हारे दिमाग ऐसा चलेगा कि यार और तेज ग्लो दिखना चाहिए करके, राइट, और ज़्यादा ग्लो दिखना चाहिए। तो और प्रेशर डिक्रीज करने से और ज़्यादा ग्लो नहीं दिखेगा, राइट। आप लोगों अगर बोलोगे कि मैं और प्रेशर डिक्रीज करूँगा तो और ग्लो दिखेगा, ऐसा नहीं होता है करके, ठीक है। कि अगर मान लेते हैं उन्होंने प्रेशर 10⁻⁻² ATM से अगर फर्दर और रिड्यूस किया, तो अब उन लोगों का जो ग्लो है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है करके। सो व्हाट दे थॉट कि एक्चुअल में करके, ठीक है, आप लोगों का जो प्रेशर है करके अगर 10⁻⁻4 ATM पे ले जाओ तो क्या होगा। तो जब वो लोग इस प्रेशर को 10⁻⁻4 ATM पे लेकर गए, ठीक है, तो वो ये देखते हैं करके कि 10⁻⁻4 ATM में ग्लो बंद हो गया। मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ग्लो की बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं ग्लो की बात कर रही हूँ। तो ग्लो आप लोगों का क्या हो गया करके, बंद हो गया करके, ठीक है। या फिर ये कह सकते हो आप लोगों का फर्दर वीक हो गया, बंद कहना तो बेकार चीज़ होगी, फर्दर वीक हो गया, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट किया नहीं है खुद रियल लाइफ में, तो मैं कैसे बता दूं कि वो बंद हो जाता है करके, राइट, फर्दर वीक हो गया। सो दे कंक्लूडेड दैट करके कि ज़रूर करके आप लोगों को एक्स्ट्रा कम प्रेशर की यहाँ पे नीड नहीं है करके, राइट, यहाँ पे आप लोगों को एक्स्ट्रा कम प्रेशर की नीड नहीं है। तो वो प्रेशर फिर कितना चाहिए करके, राइट, फिर प्रेशर कितना चाहिए, ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर मेरे को प्रेशर की रेंज क्या रखनी है। तो इस ट्यूब के अंदर हम लोग जो मिनिमम प्रेशर रखते हैं वो, या फिर जो रेंज रखते हैं वो 1 mm से 10 mm ऑफ Hg रखते हैं, ठीक है। mm ऑफ Hg प्रेशर को मेजर करने की यूनिट है, इतना हम लोग प्रेशर रखते हैं, ठीक है, इतना प्रेशर आप लोग यहाँ पे क्या करते हो, रखते हो।
तो आप लोगों को वहाँ पे क्या दिखता है, एक ग्रीन कलर का, या फिर कह सकते हो जो भी कलर होगा उसका पर्टिकुलर, आपको वो ट्यूब के अंदर क्या दिखता है, ग्लो दिखता है। अब लोगों की क्यूरियोसिटी कि आखिर ये ग्लो आया कहाँ से, ठीक है, ये ग्लो आप लोगों को क्यों दिख रहा है। तो उन लोगों ने पहले तो ये देखा कि ये ग्लो दिख कैसा रहा है। तो देखो ये ग्लो आप लोगों का कुछ इस तरीके का है। इवन आप लोगों को मैंने इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्किप की है कि एक निगेटिव टाइप का ग्लो होता है, एक फैराडे स्पेस होती है, एक पॉजिटिव कॉलम होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि इवन मैं अभी जो पढ़ा रही हूँ ना, ये भी तुम्हारे कोई काम का नहीं है, सिर्फ एक लाइन तुम्हारे काम की है। उस एक लाइन के लिए मैं पूरा प्रवचन रिपीट कर रही हूँ क्योंकि 11th का सिलेबस है। अदरवाइज 9th में ये चीज़ पढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि 9th के इसमें सिलेबस में पार्ट होता है, राइट। तो ये फालतू का रिपीटेशन है, लेकिन ऑब्वियसली वो इस एक पॉइंट के लिए हम लोग ये पूरा तामझाम कर रहे हैं। तो जितनी जानकारी है सिर्फ उतनी जानकारी अपने दिमाग में रखो, एक्स्ट्रा की जानकारी रखकर कचरा दिमाग में जमा करने का कोई सेंस नहीं बैठता है। तो ये हम लोगों का प्रेशर का रेंज है। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने हाई वोल्टेज लेट से कुछ सप्लाई किया होगा, ठीक है, अच्छा ठीक है, कर लिया होगा, नो इशू। अभी तो तुम ये देखते हो करके कि ऐसा करने पर आप लोगों को कुछ रेस, ठीक है, कुछ रेस आप लोगों को मूव होती हुई दिख रही है। जैसे कि इस एक्सपेरिमेंट में आप लोगों को लेट्स सी ग्रीन कलर की रेस आपको कैथोड से एनोड में ऐसे मूव होते हुए दिख रही थी। तो आप लोगों के दिमाग में आया, अब मतलब ग्लो यानी कि रेस, आपके दिमाग में आया करके कि ये रेस आखिर कैथोड से एनोड जा काय को रही है। पहली बार ये जो आप लोगों की रेज है, ये विजिबल रेज, ये आप लोगों की कैथोड टू एनोड जा रही है। इनका मूवमेंट, इनका डायरेक्शन आप लोगों का कैसा है, कैथोड टू एनोड है, राइट, कैथोड टू एनोड है। तो जब ये आप लोगों की रेज एनोड को क्रॉस कर गई, एनोड को क्रॉस करने के बाद जब ये पीछे गई, तो मैं आपने तो पहले ही बताया है कि पीछे हमने जिंक सल्फाइड स्क्रीन का इंतजाम करके रखा है। तो जब ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे जाके स्ट्राइक करती हैं, टकराती हैं, ऑब्वियसली पीछे गई हैं तो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे टकराएंगी। तो जब ये पीछे जाके जिंक सल्फाइड की स्क्रीन को टकराती हैं तो तुम ये देखते हो करके कि यहाँ पे आप लोगों को एक क्या दिख रहा है, ब्राइट स्पॉट, बहुत सारे ब्राइट स्पॉट यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं, ऑब्जर्व हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि ब्राइट स्पॉट ऑब्जर्व हो रहे हैं, इससे क्या समझ में आता है कि ज़रूर जिंक सल्फाइड से आके कुछ ना कुछ टकराया है। अब बाहर से तो कोई चीज़ अंदर आ नहीं सकती, तो अभी ऑब्वियसली जब कंडीशन नॉर्मल थी तब तो आपकी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन चमक नहीं रही थी, स्पॉट्स आ नहीं रहे थे करके। तो अभी जब हमने लो प्रेशर और हाई वोल्टेज किया तब आपको स्पॉट्स दिख रहे हैं, मतलब लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पे ऐसा कुछ तो कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से आप लोगों को क्या दिखता है करके, वो स्पॉट्स दिख रहे हैं। तो अभी सबका दिमाग इस तरफ चला गया कि करके जो वो कैथोड से एनोड की तरफ जो वो कुछ तो फ्लो हो रहा है जिसने पीछे आपकी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन को हिट किया, और हिट करने की वजह से वहाँ पे आपको स्पॉट्स दिखे, तो वो कुछ तो क्या है, यानी कि आपका ध्यान गया इस कुछ तो को आइडेंटिफाई करने में। So after identifying this कुछ तो we named them as electrons, हमने इनको क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये जो आपकी कुछ तो फ्लो हो रहे थे, ये कुछ तो क्या फ्लो हो रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे थे, राइट, ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो था। दिस वॉज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे कैथोड से एनोड की तरफ, ठीक है। तो ये जो कैथोड से एनोड की तरफ ये जो आप लोग बोल रहे हो कि रेज जा रही थी, बेसिकली दीज रेज आर व्हाट, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपके इलेक्ट्रॉन्स के क्या थे, ग्रुप थे। ये आपके इलेक्ट्रॉन्स के ग्रुप कैथोड से शुरू हो रहे थे और एनोड की तरफ जा रहे थे। देयरफॉर वी नेम्ड दिस रे इन दिस एक्सपेरिमेंट एज कैथोड रेस, राइट। तो राइट नाउ जैसे आप लोग ने एक्सरेज के बारे में सुना है, वैसी अब हम लोगों के पास जो रेस निकल के आई, ये रेस हम लोगों के पास जो निकल के आई ये क्या थी, कैथोड रेस, ठीक है। इनको हमने नाम दे दिया पहले कि चलो ये कैथोड रेस है। अब पता कैसे चला कि ये कैथोड रेस इलेक्ट्रॉन्स की बनी हुई है, हमें कैसे पता चला करके कि इलेक्ट्रॉन्स की बनी है, तो उसके लिए हमने कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स किए करके, राइट। ऑब्वियसली किसी भी चीज़ को हम अपने अकॉर्डिंग कंक्लूजन नहीं दे सकते ना कि मेरे अकॉर्डिंग ये कैथोड है, मेरे अकॉर्डिंग ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। दूसरा पर्सन मुझे बोलेगा क्यों इसके अंदर प्रोटॉन नहीं हो सकता, क्यों इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं हो सकता,
सो मैं अपनी मर्जी नहीं चला सकती, मुझे कुछ जस्टिफिकेशन देने पड़ेगा कि आखिर ये जो आप लोगों के फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं आप लोगों के उस कैथोड रे के अंदर, यानी कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, आप लोगों का कैथोड रेस, बराबर। बट हाउ, सो वी नीड सम एक्सपेरिमेंट्स। तो देखो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो हम लोगों ने किया आप लोगों का वो क्या था, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हमने ये किया कि आप लोगों की जो ये कैथोड रेस है, ठीक है, ये कैथोड रेस आप लोगों की एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। आपकी जो ये कैथोड रेस है, इन कैथोड रेस का जो मूवमेंट होता है ये मूवमेंट एक स्ट्रेट लाइन मूवमेंट है। अच्छा ठीक है, ये लोग मतलब स्कैटर नहीं हो रही है, ये स्ट्रेट स्ट्रेट अपना एकदम चल रही है, कोई जिगजैग पाथ ये फॉलो नहीं कर रही है। तो ऐसे केस में हमारे दिमाग में एक विचार आया कि चलो एक काम करते हैं कि लेट से ये रेज आप लोगों की इस तरीके से स्ट्रेट स्ट्रेट जा रही है, इन स्ट्रेट स्ट्रेट जाने वाली रेस के रास्ते में हम लोग एक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं। ये लो, लेट से मैंने ये एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो जब ये रेस इस ऑब्जेक्ट से टकराएंगी तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स इस रेस के इस ऑब्जेक्ट से टकराने पर यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, शैडो क्रिएट होगी, बराबर। क्या क्रिएट होगी, यहाँ पे एक शैडो क्रिएट होगी। तो हमने चेक किया कि क्या यहाँ पे सही में एक शैडो क्रिएट होती है कि नहीं होती है करके, चलो चलो करके चेक करते हैं करके कि ये शैडो चेक हो रही है कि ये शैडो चेक नहीं हो रही है करके, ठीक है। क्योंकि अगर शैडो क्रिएट हुई तो ये इम्प्लाइज करेगा कि आपकी कैथोड रे स्ट्रेट लाइन मूवमेंट करती है। अगर शैडो क्रिएट नहीं हुई तो इसका मतलब आप लोगों की स्ट्रेट लाइन तो नहीं थी कम से कम, ठीक है। तो इसके लिए देखो एक्सपेरिमेंट किया गया, ये यहाँ देखो इस इमेज को देखो, ये आपने एक पैडल व्हील लगा के रखी है, ये आप लोगों ने क्या लगा के रखी है, एक पैडल व्हील लगा के रखी है, ठीक है। ये जो पैडल व्हील है ये बहुत ही लाइट वेट रखी है हम लोगों ने करके, ठीक है, बहुत ही छोटी सी मान लो। तो जब इसके अंदर से हमने वो पूरा सेटअप किया तो तुम ये देखो, ये जो स्क्रीन है ये यहाँ से आप लोगों की निकल के आ रही होंगी कैथोड रेस, ये इस पैडल व्हील से टकराई होंगी और देखो इसकी शेडो यहाँ पे कास्ट हो रही है करके। तो क्योंकि इसकी शेडो कास्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का शेडो कास्ट हो रहा है, तो ये इम्प्लाइज देयरफॉर इससे ये बात समझ में आती है करके आप लोगों का कैथोड रे स्ट्रेट लाइन मूवमेंट करता है। यानी कि शेडो कास्ट करने वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो इससे एक कंक्लूजन हमको देकर गया कि ये लोग स्ट्रेट लाइन मूवमेंट करती हैं। हमें नहीं पता था ये क्या करती हैं, बट शेडो वाले एक्सपेरिमेंट ने हमें बताया करके कि स्ट्रेट लाइन मूवमेंट करती हैं। तो कैथोड रे का कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 कि दैट दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। चलो कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 में जाओ, अब खुद कॉमन सेंस से सोचो, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, इस लड़के को यहाँ पे ये इसकी आईज है और ये इसका पीछे का उसका बैक एरिया, ये इसका बैक एरिया है, ये बॉल आके इसके बैक एरिया को लग गई तो लड़का क्या सोचेगा कि अच्छा ज़रूर किसी ने मुझे पीछे से मारा है, पीछे से। बट अगर मान लेते बॉल उसके चेस्ट पे आके लग गई, ठीक है, या फिर उसके फोरहेड पे आके लगी, तो इसका मतलब क्या, बॉल किसी ने सामने से उसकी तरफ फेंकी है। तो अगर शैडो इस स्क्रीन पे बन रही है, शैडो अगर इस स्क्रीन पे बन रही है तो ऑब्वियस है कि आपकी जो रेज है वो इस डायरेक्शन से आ रही होंगी, है ना, आपकी जो रेज है वो इस डायरेक्शन से आ रही होंगी। अगर इस जगह को एनोड कहते हैं और तो ऑब्वियसली कि ये वाली जगह फिर आप लोगों की क्या कहलाएगी, कैथोड कहलाएगी। तो यानी कि शैडो वाले एक्सपेरिमेंट से सिर्फ और सिर्फ ये बात प्रूफ नहीं हुई कि वो आपकी कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, बल्कि एक बात और प्रूव हुई, वो ये कि आप लोगों की जो ये रेज हैं, ये रेज कन्फर्मली कैथोड से एनोड की तरफ मूवमेंट कर रही हैं। सो यानी कि हम लोगों को ये शैडो वाले एक्सपेरिमेंट से जो सेकंड कंक्लूजन निकल के आता है करके कि इन लोगों का जो मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ये बात तुम याद रखो, ठीक है, कैथोड से कहाँ की तरफ हो रहा है, एनोड की तरफ हो रहा है, ये हम लोगों ने सेकेंड कंक्लूजन निकाला। अब लेकिन अब मैं तुमसे ये कहती हूँ करके कि ये जो रेज है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखा था करके कि रेज विजिबल है, ये रेज विजिबल नहीं है, राइट, ये इनविजिबल है, सॉरी। क्योंकि अगर रेज विजिबल होती तो ये सारे एक्सपेरिमेंट करने की हमको नीड ही क्या पड़ती करके, राइट। ये रेज अपने आप में विजिबल नहीं होती, बट ये कुछ ऐसे इफेक्ट्स शो करती हैं जिसकी वजह से हमें समझ में आता है करके कि वहाँ पे कुछ ना कुछ तो है करके, राइट। जैसे कि अभी पॉइंट नंबर 2
मान लेते हैं ये आप लोगों की जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। अब इस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन में याद रखना आप लोगों को ब्राइट स्पॉट्स दिखने लगेंगे। जैसे आप लेज़र लाइट लेकर रेड रेड कलर की लेज़र लाइट होती है लोगों के चेहरे पर, स्किन पर, दीवारों पर आप मारते हो करके बचपन में, है ना, लाल लाल कलर का छोटा छोटा स्पॉट दिखता है करके। तो वैसे ही जो जिंक सल्फाइड है, इस जिंक सल्फाइड में भी आप लोगों को ब्राइट ब्राइट कलर के क्या दिखेंगे, स्पॉट्स दिखेंगे। ठीक है, ब्राइट कलर के आपको क्या दिखेंगे, स्पॉट्स दिखेंगे। लेकिन ये ब्राइट कलर के स्पॉट्स आपको तभी दिखेंगे जब कोई पार्टिकल आकर टकराएगा। जब कोई पार्टिकल आकर टकराएगा तो इस एक्सपेरिमेंट में ये जो आपकी स्क्रीन थी, इस स्क्रीन में आपको ब्राइट कलर के क्या दिखने लगे, स्पॉट दिखने लगे। यहाँ पे आपको ऐसे ब्राइट ब्राइट कलर के स्पॉट दिखने लगे। तो अगर आपको ब्राइट कलर के स्पॉट दिख रहे हैं तो एक कंक्लूजन तुरंत अपने दिमाग में डाल लेना करके कि अच्छा ज़रूर कुछ ना कुछ। अच्छा, ब्राइट कलर के स्पॉट हमें कौन सी वाली जगह पे दिख रहे हैं, जिंक सल्फाइड जो कि एनोड के पीछे है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन जो कि एनोड के पीछे है। यानी कि ऑब्वियस है कि पार्टिकल्स कहाँ से आ रहे होंगे, कैथोड की तरफ से आ रहे होंगे करके, यानी कि कुछ ना कुछ उनको हिट कर रहा है, समथिंग इज हिटिंग देम। तो यहाँ से इस कंक्लूजन से हमको ये समझ में आया कि वो कुछ तो आप लोगों का जो आ रहा है, वो जो रेज आप लोगों की लेट से आ रही हैं, ये रेज जो है, ये रेज आपके क्या कर रहे हैं, इसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं। किसको हिट कर रहे हैं, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन को। राइट, ये बात हमें समझ में आ गई। चलो ठीक है, कोई पार्टिकल्स हैं जो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं। तो यानी कि यहाँ से हमको ये क्या समझ गया कि रेस के अंदर में क्या है, रेस के अंदर में पार्टिकल्स हैं। उसके बाद हमने किया एक एक्सपेरिमेंट नंबर 3। अब देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 हम लोगों का क्या है, यही पैडल व्हील वाला एक्सपेरिमेंट है। मैं एक जनरल एग्जांपल देती हूँ तुम लोगों को। वो जो आपकी क्या कहते हैं, वो जो नहीं होती जो हवा से बिजली क्रिएट करती है, क्या कहते हैं उसको, विंड मील। विंड मिल से जब हवा आके टकराती है तो विंड मिल गोल 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 घूमती है। अब विंड मिल का साइज़ तो बहुत बड़ा होता है। अब इतनी बड़ी विंड मिल मैं छोटी सी सीआरटी ट्यूब के अंदर तो लगा नहीं सकती, तो मैंने एक छोटी सी पैडल व्हील, बहुत ही हल्की फुल्की पैडल व्हील मैंने उस सीआरटी ट्यूब के अंदर फिट कर दी और मैं बैठ गई ऑब्जर्वेशन करने के लिए। तो जब मैंने वो हाई वोल्टेज और लो प्रेशर रखा तो मैं ये देखती हूँ कि धीरे धीरे तुम्हारी वो जो पैडल व्हील है, वो पैडल व्हील रोटेट करना शुरू कर गई। राइट, यहाँ से आपने ये ऑब्जर्व किया कि आपकी जो पैडल व्हील हमने बीच में लगाई थी, ये पैडल व्हील आप लोगों की क्या करना शुरू कर चुकी है, बोलो, रोटेट करना शुरू कर गई है। अब तुम सोचो, वो जो तुम लोगों की विंड मिल है असली वाली, वो क्यों रोटेट करती है, जब हवा उससे टकराती है। अब आपकी पैडल व्हील यहाँ पे रोटेट कर रही है, इसका मतलब कि इससे कोई चीज़ आप लोगों की पैडल व्हील से कुछ ना कुछ हिट मार रहा है, पैडल व्हील को कुछ ना कुछ हिट मार रहा है। और जो भी चीज़ इसको हिट मार रही है वो चीज़ किससे बनी हुई है, आप लोगों के पार्टिकल से बनी हुई है। और अगर वो चीज़ पार्टिकल से बनी हुई है तो इसके मतलब दे हैव काइनेटिक एनर्जी, उन लोगों के पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी करके, बराबर, क्योंकि अगर पार्टिकल से बनी है तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये शो करता है आप लोगों का कि आपका जो रेज निकल रही हैं, इनविजिबल रेज जो आप लोगों के कैथोड से निकल के एनोड की तरफ घूमते फिरते जा रही हैं, उनके अंदर दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ क्या, पार्टिकल्स। ठीक है, अच्छा, और क्या इससे कंक्लूजन निकल सकता है। अब एक देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 ये किया गया। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 ये किया गया कि अगर मान लेते हैं, ये देखो, ये बीच में अपन ने थोड़ी सी छेड़खानी कर दी, ये मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो मेरी कैथोड रे एकदम सीधी सीधी जाती एनोड के पास, एज डिस्कस्ड अर्लियर। बट क्योंकि मैंने बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से मुझे साफ साफ दिख रहा है करके कि जो मेरी कैथोड से निकलने वाली जो रेज हैं, जो पहले सीधे सीधे जाने का मूड में थी, वो अब सीधे सीधे ना जाकर देखो पॉजिटिव की तरफ टर्न हो गई हैं। यानी कि वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गई हैं और वो नेगेटिव के तरफ से क्या हो चुकी है, रिपल हो गई हैं। अब तुम लोगों का जो छोटा सा दिमाग है, छोटे से दिमाग में सोचो कि उसने निगेटिव चार्ज को रिपल्शन दिया, उसने क्या किया, निगेटिव चार्ज को रिपल्शन दिया। अगर वो निगेटिव चार्ज को रिपल्शन दे रहा है तो इससे हमें ये बात तो समझ में आ गई है करके कि आप लोगों की जो कैथोड रे की ट्यूब के अंदर जो आपकी जो रेज क्रिएट हो रही है फ्रॉम कैथोड टू एनोड, वो जो बीम है, वो जो बीम है, रेज है, वो ज़रूर
किसी ना किसी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बना है। यानी कि जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया तो इस एक्सपेरिमेंट से लोगों ने पूछा हमसे कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाले एक्सपेरिमेंट से आपने बोलो क्या कंक्लूजन निकाला। तो हम उसको क्या जवाब देंगे कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाले एक्सपेरिमेंट से हमने ये कंक्लूजन निकाला क्योंकि हम लोगों की जो रे है उसने आपके निगेटिव चार्ज के प्रति क्या शो किया है, रिपल्शन शो किया है, ठीक है, और उसने पॉजिटिव चार्ज के प्रति क्या शो किया है, अट्रैक्शन शो किया है। सो दिस इम्प्लाइज दैट करके कि आप लोगों का जो ये रे है, ये रे कंपोज हुआ है यानी कि बना हुआ है, किससे बना हुआ है, ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, राइट। अभी तक तो हमको सिर्फ और सिर्फ इतना पता था कि दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, अब हमको ये भी पता चल गया कि दे आर मेड अप ऑफ करके आप लोगों का निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स करके, राइट। समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है करके, ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के उसमें हो रहा है। सिमिलरली एक और छोटे मोटे और एक आधी एक्सपेरिमेंट है, ये देखो, ये आप लोगों की एक मैग्नेटिक स्ट्रिप है, ठीक है, ये आप लोगों की एक मैग्नेटिक स्ट्रिप है। इस मैग्नेटिक स्ट्रिप को अभी ध्यान से देखना कि यहाँ पे क्या हो रहा है करके, ये वाली चीज़ को, कि आप लोगों की अगर ये मैग्नेटिक स्ट्रिप दूर थी, ठीक है, अभी देखो ये मैग्नेटिक स्ट्रिप आप लोगों की दूर है करके, ये वाली सिचुएशन, तो आप लोगों की जो क्या करते हैं रे है वो ऑलमोस्ट आपकी सीधी ट्रैवल कर रही है, देखो सीधी ट्रैवल कर रही है, लेकिन जैसे ही तुम अपना हाथ यानी कि वो मैग्नेटिक स्ट्रिप उस कैथोड रे ट्यूब के क्लोज लेकर जाओगे, वो देखो डिफ्लेक्ट होने लगी। यानी कि इससे ये समझ में आता है कि आप लोगों का ये जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होता है, ये आप लोगों का जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उस मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में भी ये क्या शो करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के प्रति इसका क्या है, डिफ्लेक्शन शो करने का इरादा है करके, राइट, ये काम वो करता है करके, ठीक है। क्या कोई और इनकी छोटी मोटी बातचीत इनसे रिलेटेड, हाँ, तो इन लोगों की छोटी मोटी बातचीत ये है करके कि अगर मान लेते हैं बीच में पेडल व्हील रखने के बजाय, लेट्स से यहाँ पे पेडल व्हील रखने की बजाय, लेट्स से ये रेज आ रही हैं, इन रेज को यहाँ रखने की बजाय मैं फोटोग्राफिक प्लेट रख देती। अब तुम्हें पता है ना फोटोग्राफिक प्लेट क्या होता है करके, या फिर ऐसा भी समझ लो करके कि आप लोगों के पास वो जो कैमरे की रील होती है, ठीक है, कैमरे की रील होती है जो ब्लैक कलर की हम लोगों के इसमें रहती है, तो उस टाइप की अगर आप कोई रील रख देते हो करके, तो वो वाली जो रील है आप लोगों की डैमेज हो जाएगी, ठीक है, वो वाली जो आप लोगों की क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। वो रील जो आप फोटोग्राफ में कैमरे में यूज़ करते हैं वो डैमेज हो जाएगी। डैमेज देखना, जो तुम लोगों के ये लोग होते हैं क्या कहते हैं उसको, स्टूडियो वाले, वो लोग एक अंधेरे कमरे में जाकर ये क्या करते हैं, आपकी फ़ोटोज़ वगैरह धोते हैं, क्लीन करते हैं। तो ये जो रेज़ है इन्होंने इस आप लोगों की फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर दिया, डैमेज कर दिया, ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट को इन्होंने क्या कर दिया, बोलो, डैमेज कर दिया। आपकी पूरी फोटोग्राफिक प्लेट क्या हो गई, डैमेज हो गई करके। तो इससे हमें ये समझ में आ गया करके कि अच्छा इनके पास एनर्जी है, राइट। अगर ये किसी चीज़ को डैमेज कर रही हैं, लेट से तुम्हारा हाथ जल गया पानी में डालने के बाद, तो इससे क्या समझ में आया कि अच्छा कि पानी में एनर्जी थी करके, तो इन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट को डैमेज कर दिया। चलो ठीक है, ये डैमेज भी कर दिए करके। तो इसके अलावा ये एक और चीज़ है करके कि अगर मैं इस फोटोग्राफिक प्लेट के बदले में यहाँ पे बीच में लेट से कोई थिन मेटल की फॉइल डाल देती हूँ, थिन मेटल की फॉइल मतलब वो एल्यूमिनियम फॉइल, गोल्ड फॉइल, सिल्वर फॉइल, ऐसी कोई चीज़, कोई भी मेटल की फॉइल डाल देती हूँ, तो तुम ये ऑब्जर्व करोगे करके कि आप लोगों की यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है। 10th क्लास में फिजिक्स पढ़ के आए हो तो हीटिंग इफेक्ट का मतलब तुम्हें पता होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हीटिंग इफेक्ट यहाँ पे क्या हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है। आपका वो जो करके है ना, ये मेटल फॉइल गर्म हो गई है करके, राइट, ये गर्म हो गई है एकदम, तो यानी कि ये हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने फिर डिसाइड किया करके, इन सारी ऑब्जर्वेशंस को देखकर हमने कंक्लूजन निकाला कि हाँ कैथोड रे पार्टिकल से बनी है, वी नो। फिर कौन से पार्टिकल, पॉजिटिव नेगेटिव की न्यूट्रल, तो नेगेटिव पार्टिकल से बनी है। चलो सो लेट्स नेम देम एज इलेक्ट्रॉन्स। फिर हमने डिसाइड किया कि चलो इन लोगों को हम लोग नाम दे देते हैं करके कि ये जो आपके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं इस रेस के अंदर, उन रेस को हमने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स। अब कंफ्यूजन, इलेक्ट्रॉन्स ही काय को दिया, राइट, हमने इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों नाम दिया करके, तो देखो इसका भी बहुत प्यारा सा जस्टिफिकेशन है कि हम इलेक्ट्रॉन्स ही नाम इनका क्यों देते हैं।
अभी एक आपने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और किया। आप क्या करते हो, पहले आपने एक ट्यूब ली, ट्यूब के अंदर तुमने हाइड्रोजन गैस भरी, ट्यूब के अंदर तुमने फिर लेट से एक बार हीलियम गैस भरी, ट्यूब के अंदर लेट से तुम लोगों ने एक बार नाइट्रोजन गैस भरी, फिर एक बार ट्यूब के अंदर तुमने O2 गैस भरी। ऐसे डिफरेंट गैसेस को आप उसके अंदर क्या कर रहे हो, फिल कर रहे हो और आप इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हो। तो आप ये देख रहे हो कि अगर आपने डिफरेंट गैसेस वहाँ पे यूज़ की, सो डिफरेंट गैसेस का कोई भी असर नहीं पड़ रहा है ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे। कैथोड रे जैसी थी वो वैसी की वैसी ही कैरेक्टरिस्टिक शो कर रही है आप लोगों की। ठीक है, CR मतलब मेरा यहाँ पे कैथोड रे है करके। तो इससे ये बात समझ में आ गई कि आप अंदर कौन सी गैस यूज़ करते हो, इससे कैथोड रे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अंदर वो जो इलेक्ट्रोड्स लेते हो ना, इलेक्ट्रोड्स यानी कि ये जो आपका एनोड और कैथोड हमने लिया था स्टार्टिंग में, ये देखो ये एनोड और कैथोड, ये आप कौन से ले रहे हो, प्लेटिनम के ले रहे हो या किसी दूसरी चीज़ के ले रहे हो, आप कौन से डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, आप अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स भी लगाओगे तो आप ये पाते हो करके कि आपकी कैथोड रेस को इस चीज़ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। यानी कि इससे एक बात तो समझ में आती है कि डिफरेंट गैसेस लेने पर भी आप लोगों के उस ट्यूब के अंदर ऐसा कुछ रहा होगा ज़रूर जो सब में क्या रहा होगा, कॉमन रहा होगा, राइट। सब में कुछ ना कुछ चीज़ें क्या रही होंगी, कॉमन रही होंगी। वो कॉमन चीज़ की वजह से आप लोगों का क्या क्रिएट हो रहा है, क्या कहते हैं, रे क्रिएट हो रही। तो आप लोगों को अब ढूंढना है कि वो कॉमन चीज़ क्या है, राइट। वो कॉमन चीज़ क्या है, तो देखो इसमें होता कैसा है कि आप लोगों के पास एक पर्टिकुलर लेट से गैस का एटम है। लेट से मेरे पास हाइड्रोजन गैस का एटम है, तो बीच में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा और उसके आजू बाजू ऑर्बिट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो जब आपने हाई वोल्टेज अप्लाई किया, जब आप हाई वोल्टेज दे रहे हो गैस को, ठीक है, हाई वोल्टेज देने का मतलब वी आर सप्लाइंग व्हाट, एनर्जी। हम लोग क्या सप्लाई कर रहे हैं उसको, एनर्जी। तो एनर्जी मिलने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है अपना ऑर्बिट छोड़ के भाग जाता है और ये जो आप लोगों का हाइड्रोजन एटम है ये कन्वर्ट हो जाता है H पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोजन के कैटायन में, और इसके अंदर से एमिट हो जाता है इलेक्ट्रॉन, राइट। इसके अंदर से क्या एमिट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे लेट से हीलियम होता तो हीलियम के अंदर से मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो हीलियम प्लस बन जाता और एक इलेक्ट्रॉन बाहर भाग जाता। ठीक है, अब इतना तो हमें पता है कि अगर तुम इसके अंदर ऑक्सीजन लेते तो ऑक्सीजन के अंदर से भी लेट से आप लोगों का O2 गैस लेते तो वहाँ से भी इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता और साथ ही साथ में आपके ऑक्सीजन गैस का कैटायन क्रिएट होता। तो अगर आप गैस अलग अलग ले रहे हो तो अलग अलग गैसेस लेने के बावजूद जो इन तीनों में कॉमन चीज़ है वो कॉमन चीज़ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कैटायन देखो सबके अलग अलग है। इसमें प्रोटॉन्स कितना होगा, एक प्रोटॉन। इसमें आप लोगों के प्रोटॉन्स की क्वांटिटी अलग होगी, इससे प्रोटॉन की क्वांटिटी अलग होगी, बट आप लोगों के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है। हो सकता है किसी गैस में एक इलेक्ट्रॉन, हो सकता है किसी गैस से 4 इलेक्ट्रॉन, बट इलेक्ट्रॉन तो है ना, राइट। वो इलेक्ट्रॉन तो है और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही होंगे ना, सभी का चार्ज उतना ही होगा, सभी का मास उतना ही होगा। तो इससे ये समझ में आ गया कि व्हेन वी अप्लाई हाई वोल्टेज टू दी गैस, सो गैस को जब हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वहाँ से दो चीज़ें निकलती हैं बाहर। पहला निकलता है आप लोगों के उस पर्टिकुलर गैस का कैटायन और दूसरी चीज़ वहाँ से निकलती है उस गैस के अंदर से इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन इज़ अ कॉमन थिंग इन ऑल डिफरेंट गैसेस एज वेल एज आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये निगेटिवली चार्ज भी है। तो देयरफॉर ये सारी खोपड़ी चलाने के बाद भी डिसाइडेड करके कि हम लोग उस निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है, वो क्या होगा, ज़रूर इलेक्ट्रॉन रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही वो एक ऐसी चीज़ है जो सारी गैसेस में क्या है, कॉमन है करके। तो देयरफॉर वी कंक्लूडेड दैट कि आप लोगों का जो कैथोड रेज है वो कैथोड रेज जिस पार्टिकल से बनी हुई है, लेट अस नेम देम एज इलेक्ट्रॉन्स करके। ठीक है, तो ये मेरा पूरा का पूरा प्रवचन था कैथोड रे के ट्यूब को लेकर, ठीक है, कैथोड रेज को लेकर। सो हम लोग एक बार फटाफट कंक्लूड कर लेते हैं करके इस चीज़ को कि कैथोड रे के एक्सपेरिमेंट में हमने अभी तक क्या क्या सीखा। सो कैथोड रे के एक्सपेरिमेंट में हमने कुछ फॉलोइंग पॉइंट सीखे कि आप लोगों का जो कैथोड रेज होती हैं ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। शॉर्ट में मैं ये चीज़ें बताऊंगी।
पॉइंट नंबर 2, ये आप लोगों ने अगर बीच में कोई फोटोग्राफिक प्लेट रख दी है या कोई फोटोग्राफिक फिल्म रख दी है तो उस फोटोग्राफिक फिल्म को ये इफेक्ट कर देंगी। पॉइंट नंबर 3, ये पैडल व्हील को रोटेट करती हैं, राइट, ये पैडल व्हील को क्या कर सकती हैं, रोटेट कर सकती हैं। अच्छा, उसके बाद अगर ये पैडल व्हील को रोटेट करती हैं तो इसका मतलब उन लोगों के अंदर क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है। अगर पंखा रोटेट हो रहा है उसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, ये आपका क्या करती हैं, जब ये जिंक सल्फाइड की क्या कहते हैं स्क्रीन को स्ट्राइक करती हैं तो स्ट्राइक करने पे वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, ग्लो प्रोड्यूस होता है करके। पॉइंट नंबर 5, और इनके बारे में क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि ये फ्लो करती हैं कहाँ से कहाँ, फ्रॉम कैथोड टू एनोड, सी से लेकर ए, ये इनका फ्लो ऑफ डायरेक्शन है। पॉइंट नंबर 6, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में एंड मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में इनका आपको इनके अंदर क्या देखने को मिलता है, इनके पाथ में डेविएशन देखने को मिलता है, डेविएशन इन पाथ। अगर आप लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो ये लोग क्या होंगी, ये लोग आप लोगों की स्ट्रेट लाइन में क्या करेंगी, फ्लो करेंगी। पॉइंट नंबर 8 वो ये है कि ये लोग क्या करती हैं, शेडो को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट को आप इनके पाथ में रखोगे उसकी शेडो प्रोड्यूस करके देंगी। पॉइंट नंबर 9 कि ये लोग निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी है, राइट, ये लोग किससे बनी हुई है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी हुई है करके। तो पॉइंट नंबर 10 कि ये जो रेज होती है बेसिकली इनविजिबल होती हैं। हमने ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स किए एंड वाया एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों ने क्या किया है, कंक्लूजन निकाला है करके। अब ऐसे तुम थोड़ा बहुत अगर एनसीईआरटी को रीड करोगे तो तुम्हें एक या दो हो सकता है करके एक और कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाए। जैसे 11वां कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि अगर लेट से यहाँ से कोई रेज जा रही है, कैथोड रेज, और कैथोड रेज के बीच में आपने कोई हैवी मेटल रख दिया है, या फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है, अगर आपने कोई हैवी मेटल रख दिया है, लेट से आपने रख दिया है कॉपर या फिर आपने रख दिया है लेट से टंगस्टन, तो जब ये आप लोगों की किसी हैवी मेटल लाइक कॉपर एंड टंगस्टन से स्ट्राइक करेंगी तो यहाँ से फिर ये लोग एक्सरेज प्रोड्यूस करती हैं, बताओ, यानी कि आप लोगों की कैथोड रे एक्सरेज को भी प्रोड्यूस कर सकती हैं। अब इतना सारा पढ़ने के बाद जो आप लोगों का पॉइंट नंबर 12 है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कैथोड रे के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हमने ऊपर डिस्कस किए, ठीक है, ये कैथोड रे के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने ऊपर डिस्कस किए हैं ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों के इंडिपेंडेंट हैं। किस बात के इंडिपेंडेंट है, 2 फैक्टर के। पहला कि आप वहाँ पे जो इलेक्ट्रोड ले रहे हो उस इलेक्ट्रोड के नेचर के। पॉइंट नंबर 2 किस बात के इंडिपेंडेंट है कि उसके अंदर आपने कौन सी वाली गैस भरकर रखी है। आप कोई भी गैस भर के रखो कैथोड रे के लिए सारे कैरेक्टरिस्टिक सेम आएंगे। सो पॉइंट नंबर 13 कि उन कैथोड रेज के अंदर में जो निगेटिव पार्टिकल है वो निगेटिव पार्टिकल आप चाहे कोई सी भी गैस लो, सभी गैसेस के अंदर है। सो वी नेम दैट एज निगेटिव पार्टिकल एज इलेक्ट्रॉन, कि हमने बोल दिया कि कैथोड रे किससे बनी हुई है, इलेक्ट्रॉन से बनी है। या फिर आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन आपकी कैथोड रे का क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल है। क्या है आप लोगों की कैथोड रे का फंडामेंटल पार्टिकल है, ठीक है। वहाँ पे जो आपने गैस भरी थी उस गैस को भरने का मोटिव क्या था, ताकि इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो सके। देखो बिजली कब कंडक्ट होती है, जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, ये बात तो तुम्हें पता है ना करके। मेटल्स के अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए कंडक्टर के अंदर में। तो अभी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे, हमने अंदर डिस्चार्ज क्यों भरी के अंदर, क्यों हमने गैसेस को डिस्चार्ज के अंदर इसीलिए भरा ताकि जब हाई वोल्टेज वहाँ पे अप्लाई किया जाए तो वहाँ से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर सकें। अब फिर साइंटिस्ट लोग तो इस कैथोड रे को ढूंढने के लिए नहीं निकले थे, उनका तो ये देखने का मोटिव था क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस भी तो करना पड़ेगा। सो देयरफॉर वहाँ पे गैस भरी गई थी ताकि वो इलेक्ट्रॉन का सोर्स बनी है करके, ठीक है, ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स का क्या बन चुकी है करके, सोर्स बन चुकी है। अच्छा, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पर आप लोगों के कैटायंस प्रोड्यूस नहीं होते, वहाँ पे कैटायंस भी प्रोड्यूस हो रहे होंगे, उस पर भी हम लोग अभी डिस्कशन करते हैं। अब एक आखिरी पॉइंट जिसके बाद में अब कैथोड रे को ओवर करती हूँ वो ये कि एक रेशो होता है जिसे हम लोग कहते हैं चार्ज टू मास रेशो, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज टू मास रेशो, ठीक है, यानी कि आप E/m रेशो ये वर्ड भी कह सकते हो, या फिर E की जगह Q वर्ड भी यूज़ कर सकते हो,
राइट, चार्ज का सिंबल क्यू या फिर E/m भी आपको बुक्स में मिलेगा। तो ये जो कैथोड रे है, अगर आपने लेट से हाइड्रोजन गैस भरी और आपने बोला कि मैं अब उस हाइड्रोजन गैस को भरने के बाद वहाँ पे जो कैथोड रेस क्रिएट होंगी, उस कैथोड रेस का मैं E/m रेशो निकालूंगा, तो तुम ये पाओगे कि E/m रेशो की एक वैल्यू निकल कर आई। फिर तुमने बोला कि नहीं, मैं तो इसके अंदर भी हीलियम गैस भरूंगा या भरूंगी, और तुमने बोला कि मैं अब इसके अंदर का E/m रेशो निकालूंगा। तो तुम चाहे कोई भी गैस भर लो, ये जो E/m का रेशो है, जो चार्ज टू मास का रेशो है, ये कैथोड रेस के इसमें हमेशा सेम आता है करके, हमेशा सेम आता है। और ये वैल्यू होती है आप लोगों की 1.758820 10⁻11 कुलुम केजी, मतलब कुलुम पर केजी, ये होती है उसकी ये वैल्यू। ठीक है, जहाँ पे m का मतलब क्या है, m का मतलब है ऑब्वियसली मास, बट किसका मास, उस पार्टिकल का जिससे कैथोड रे बनी है। तो आप कोई भी गैस ले लो, कैथोड रे तो हमेशा इलेक्ट्रॉन से बनी होगी, तो ये मास हमेशा किसका रहेगा, इलेक्ट्रॉन का रहेगा करके। ठीक है, और यहाँ पे ई क्या रहेगा, ई क्या रहेगा, ई रहेगा चार्ज, किसका चार्ज, जो गैस मतलब जिस पार्टिकल से वो बनी हुई है, तो इलेक्ट्रॉन से बनी है, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और आप लोगों का जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका रेशो कैथोड रे के लिए हमेशा क्या निकल के आता है, सेम। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि जब ये कैथोड रे की डिस्कवरी हुई होगी आपकी 18th सेंचुरी मतलब 1800s के दौरान, तो उस दौरान में ना तो आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता था, ना तो आपको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता था। ये उसी तरीके से हो गया है कि उस दौर में ना तो हम लोगों को किसी पर्टिकुलर एटम का मास पता था, लेकिन हमने रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल लिए थे। तो ये वही हो गया है कि आप लोगों को ना तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, ना तो आप लोगों को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, लेकिन आपने फिर भी इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज बाय मास का रेशियो निकाला। अब ये कैसे निकाला, ये हम लोगों का फालतू पार्ट सिलेबस का नहीं है। बस मैं तुम लोगों को इतना कहूँगी कि ये नीचे जो मैं एक्सपेरिमेंट दे रही हूँ, मतलब जो फिगर मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, इस फिगर में हम लोगों ने क्या किया था, आपकी डिस्चार्ज ट्यूब ही ली थी, बट उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई की थी। ठीक है, हम लोगों ने क्या की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड और आप लोगों की मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई की थी। अगर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लेट से नहीं होती और लेट से अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, तो आप लोगों की जो ये कैथोड रे है, ठीक है, आप लोगों की जो ये कैथोड रे है, ये कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती और इस पॉइंट बी पे आकर क्या होती, वो एक स्पॉट क्रिएट करती। लेकिन क्योंकि मैंने इसके अंदर में क्या किया है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ की है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मेरे यूज़ करने की वजह से ये क्या होगा करके, आप लोगों का जो करके क्या नाम है इसका, कैथोड रे के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने पाथ से भटक जाएंगे, राइट। और जब वो पाथ से भटक जाएंगे तो वो खुद को हिट करते हैं इस पॉइंट ए में। ये पॉइंट ए में जो हिट हुई है, ये पॉइंट ए में जो हिट हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हिट हुआ है, राइट। वो क्या हो गए, अपने रास्ते से भटक गए और पॉइंट ए पे जाके उन्होंने क्या किया, हिट किया। अगर मैं इस एक्सपेरिमेंट में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करती, तो इलेक्ट्रॉन अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी अपने पास से भटक जाते, और एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया करके कि वो लोग आपके पॉइंट सी पे करके आके हिट हो रहे हैं। तो ये पॉइंट सी पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हिट हो रहे हैं। बट अब इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को यूज़ किया और इस तरीके से उनकी बैलेंसिंग की, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को हमने इस तरीके से एडजस्ट किया करके कि आप लोगों का जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो स्ट्रेट लाइन का पाथ फॉलो करता, इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से डेविएट हो गया ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डेविएट हो गया नीचे। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी ली कि अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ऊपर डेविएट कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड उसको वापस से नीचे खींच लेगी, राइट। यानी कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, जो फोर्स जो लग रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था, उन्हें हमने इस तरीके से उनकी वैल्यूज को वहाँ पे एडजस्ट किया करके कि उस कैथोड रे के जो पाथ को वो वापस से क्या कर देते हैं, स्ट्रेट लाइन में ले आते हैं करके। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होने के बावजूद
राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होने के बावजूद ना तो वो ए पॉइंट पे गया ना तो वो सी पॉइंट पे गया, क्योंकि उनकी वैल्यूज को हमने सच दैट एडजस्ट किया करके कि वहां पर वो दोनों फोर्स इक्वल थे, और इक्वल फोर्स वह होने की वजह से वो आप लोगों का ना तो ए पॉइंट पे गया ना तो आपका सी पॉइंट पे गया, वो रह गया आप लोगों के कौन से वाले पॉइंट पे, बी पॉइंट पे रह गया, मतलब बीच में रह गया ओरिजिनल पाथ पे। तो इसका जो डेरिवेशन है वो मैं तुम्हें नहीं बता रही हूँ, बट यही वो एक्सपेरिमेंट है जिससे हम लोग चार्ज टू मास रेशियो क्या करते हैं आप लोगों का कैलकुलेट करते हैं करके, राइट। वो मैं आप लोगों को एक्सपेरिमेंट नहीं बता रही हूँ। अब ऑब्वियसली उसको नहीं बताने का भी मेरा एक रीज़न है, क्योंकि आप लोगों को वो वाली जो चीज़ है वो कोई काम की ही नहीं है। तो अगर वो चीज़ काम की नहीं है तो तुम बताओ क्या सेंस पड़ेगा आपको उसको पढ़कर, सिर्फ और सिर्फ ज़बरदस्ती का अपने दिमाग में तुम लोग गार्बेज इकट्ठा करोगे। बट लेटर बाद में जब आप लोगों की चीज़ें थोड़ी और डिस्कवर हुई तो हम लोगों ने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया, कैलकुलेट किया। अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करने का जो श्रेय जाता है वो एक्चुअल में इन साइंटिस्ट को जाता है आपके मिलिकन, ठीक है। इनका एक्सपेरिमेंट मैंने अपने ग्रेजुएशन के दौरान किया भी है कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज उन्होंने किस तरीके से निकाला, इन्होंने उस चार्ज को निकाला है, राइट। और जो इनका एक्सपेरिमेंट था उसको हम लोग कहते थे ऑयल ड्रॉप मेथड करके, राइट। इस मेथड से हम लोगों ने चार्ज आपके इलेक्ट्रॉन पे कैलकुलेट किया है। बट हाउ ही कैलकुलेटेड कोई नीड नहीं है आपको, ठीक है। ज़बरदस्ती का फालतू का तुम्हारा सरदर्द होगा उस चीज़ को सीखना, तो जो चीज़ काम का नहीं है आपके 11th एंड 12th के सिलेबस के रिस्पेक्ट में उसे क्यों जानना। बस इतना जान लो कि जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज होता है वो चार्ज की वैल्यू होती है 1.6022। हाँ, ये वैल्यू तुमको याद रखनी है, 10 की पावर में -19 कुलम्स, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ये नहीं भूलना है, ये अपना सिलेबस क्योंकि है, राइट। अच्छा, अब बात आती है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट किया गया होगा। क्या इलेक्ट्रॉन के मास को कैलकुलेट करने के लिए भी कोई एक्सपेरिमेंट है क्या, तो नहीं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। हमारे अंदर मैथमेटिक्स का थोड़ा बहुत दिमाग है कि अभी अभी हमने बताया कि चार्ज का और मास का रेशो हमने निकाल लिया था बिना चार्ज और बिना मास के पता हुए, और वो रेशो कितना था 1.758820 और 10 की पावर में प्लस था, सॉरी 11 आपका कुलूम था करके, राइट। अच्छा ठीक है, तो ये वैल्यू हमको पता है। और अभी अभी आपके मिलिकन ने आप लोगों को ये सूचना दी कि देखो करके जो चार्ज है उसकी वैल्यू 1.6022 10 की पावर -19 कुलूम होती है। तो तुम इस वैल्यूज़ को आपस में जब डिवीजन कर लोगे तो यहाँ से तुम लोगों को क्या निकल के आ जाएगा, मास निकल के आ जाएगा। किसका मास, उस पार्टिकल का मास जिससे कैथोड रे बनी है, और कैथोड रे किस पार्टिकल से बनी है, इलेक्ट्रॉन से बनी है। सो यहाँ से हम लोगों के पास निकल के आ गया कि आपका जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो 9.1094 इंटू 10 की पावर -31 kg होता है। आपको इतने सारे डेसिमल याद करने की नीड नहीं है, 1 डेसिमल तक की इन्फॉर्मेशन यानी कि 9.1 तक की इन्फॉर्मेशन काफ़ी है करके, ठीक है, काफ़ी है करके। तो बस ये हम लोगों की पूरी जानकारी थी। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा करके कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, तो वो तुमको सब पता होना चाहिए करके। और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए करके कि जो इलेक्ट्रॉन्स का करके आप लोगों का चार्ज टू मास का रेशो है वो कितना कितना है करके, ठीक है। ये सारी बातचीत भी आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, और अगेन मैं तुम लोगों को बता चुकी हूँ कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में जो कैथोड रे के अंदर जो उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इन फंडामेंटल पार्टिकल्स को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सी गैस भरी गई है या फिर आपने जो इलेक्ट्रोड यूज़ किए हैं कैथोड एंड एनोड, ठीक है, वो आप लोगों के किस मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है। आप लोगों का जो चार्ज टू मास का रेशो होगा वो हमेशा क्या होगा, आप लोगों के कैथोड रे के लिए कांस्टेंट रहेगा, यूनिवर्सल कांस्टेंट, राइट। बराबर, क्या ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, तो अब इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में, ठीक है। तो अब देखो प्रोटॉन्स की डिस्कवरी किस तरीके से हुई, इस पे बातचीत में आते हैं। तो अभी लेट्स से आप लोगों की प्रोटॉन्स की जो डिस्कवरी है, इसकी जो डिस्कवरी के लिए आपने कोई अलग से एक्सपेरिमेंट नहीं किया करके, क्यों नहीं किया,
देखो बहुत एक कॉमन सेंस है, हमको ये बात तो पता थी कि एटम आप लोगों का इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी कि अगर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है तो ऑब्वियसली उसके अंदर प्रोटॉन्स तो होंगे ही होंगे, तभी तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, तो ऐसे केस में अब आपके एक साइंटिस्ट आए, ई गोल्डस्टीन। आपने हो सकता है ई उनका पूरा नाम होगा, मैं फुल नेम नहीं लिखी हूँ, तुम्हें अगर जीके फैक्ट्स जानने का नौ या मतलब इच्छा है तो तुम कैसा उसको गूगल कर लेना। तो ई गोल्डस्टीन करके आपके एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने ये कहा कि जब तुम डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उस दौरान अगर कैथोड से कुछ रेस आपके एनोड की तरफ जा रही थी, कैथोड से एनोड की तरफ कौन जा रहे थे, निगेटिव पार्टिकल्स, तो उसी वक्त एट द सेम मोमेंट आप लोगों के कुछ पार्टिकल्स एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ भी आ रहे थे। यानी कि अभी जो प्रीवियस एक्सपेरिमेंट हुआ, उस प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में ऐसा कहा गया कि कैथोड रे ट्यूब के अंदर यानी कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर सिर्फ और सिर्फ करके नेगेटिव पार्टिकल कैथोड टू एनोड मूव कर रहे हैं। बट ई गोल्डस्टीन ने कहा करके कि उसी दौरान आप लोगों के नेगेटिव पार्टिकल्स के बदले कोई दूसरे पार्टिकल्स भी उसके अंदर फ्लो कर रहे हैं। वहाँ पे एक और काइंड की रेज है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, और अगर ये आप लोगों का लेट से कैथोड है और अगर लेट से ये एनोड है और अगर इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से फ्लो कर रहे हैं किसके तरफ, एनोड के तरफ, तो एट द सेम टाइम एनोड से भी कुछ पार्टिकल्स निकल के किसकी तरफ आ रहे हैं, आप लोगों की कैथोड की तरफ आ रहे हैं। ये उनका स्टेटमेंट था। ठीक है, और ये जो नई प्रकार की रेस उन्होंने ढूंढी कैथोड रेस के अलावा, ठीक है, कैथोड रेस के अलावा इनको हमने नाम दिया करके एनोड रेस। इन्हें हमने क्या नाम दिया, एनोड रेस। जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी कैथोड रे शो करती है वही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी एनोड रे भी शो करती है, बस फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें डिफरेंट है। जैसे एनोड रेस पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर नेगेटिव टर्मिनल के तरफ जा रही हैं, ये इम्प्लाइज करता है करके कि आपकी जो एनोड रे, क्योंकि ये निगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, इसका मतलब इनके अंदर में जो दे मेड अप ऑफ आप लोगों का पॉजिटिव पार्टिकल्स, राइट, ये पॉजिटिव पार्टिकल से बनी है, तभी तो निगेटिव पार्टिकल्स या निगेटिव टर्मिनल के प्रति अट्रैक्ट होते हुए जा रही हैं। कैथोड किससे बनी हुई थी, नेगेटिव से, राइट, ये किससे बनी हुई है, पॉजिटिव से, बस यही डिफरेंस है। बल्कि जो कैथोड कैसे करती थी, शेडो कास्ट करती थी, एनोड भी शेडो कास्ट करेगी। कैथोड स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती थी, ये लोग भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगी। कैथोड मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती थी, एनोड भी डिफ्लेक्ट होती है, राइट। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है, वो इंपॉर्टेंट सूचना यहाँ पर ये करके कि आप लोगों की जो ये एनोड रे है, ये एनोड रे आई डू एग्री कि ये डिफ्लेक्ट होती है। लेट्स से ये आप लोगों का यहाँ से कैथोड है, यहाँ पे ये एनोड है, ठीक है, और यहाँ से कुछ पार्टिकल्स निकल के कहाँ आ रहे हैं, कैथोड की तरफ आ रहे हैं। बेचारे बड़े मज़े से स्ट्रेट आ रहे थे। मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगवा दी, लो ये नेगेटिव प्लेट और लेट्स से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव प्लेट। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में अब ये लोग स्ट्रेट तो ट्रैवल करेंगे नहीं, तो ये डिफ्लेक्ट होंगे। लेकिन इनका जो डिफ्लेक्शन था, इनका डिफ्लेक्शन किसके तरफ होगा, इनका डिफ्लेक्शन हो जाएगा आप लोगों के निगेटिव वाले की तरफ, ES से। और कैथोड में देखो यही डिफ्लेक्शन किसके तरफ हुआ था, आप लोगों का पॉजिटिव के तरफ हुआ था, राइट। देखो ये पॉजिटिव के तरफ डिफ्लेक्ट हुए थे, तो अगर उनको इस केस में फ़िलहाल अगर वो निगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुए हैं तो इतनी अक्ल तो हम में है कि इससे ये समझ में आता है कि ये लोग किससे बने हुए हैं करके, पॉजिटिव पार्टिकल से बने हुए हैं करके, है ना। ये लोग भी लेकिन पैडल व्हील को रोटेट करते हैं, ये लोग भी हीटिंग इफेक्ट करते हैं, ये लोग भी आप लोगों की वो क्या कहते हैं फोटोग्राफिक प्लेट को डैमेज करते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है कैथोड रे और एनोड रे के अंदर, हाँ वो डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि आप लोगों का अगर आप अलग अलग प्रकार का गैसेस भी भर लो ना कैथोड रे के अंदर, तो सब गैसेस के लिए E/m का जो रेशो होता है करके, E/m का जो रेशो होता है, ये E/m का रेशो सेम आता था करके। लेकिन ये जो एनोड रेज हैं, इन एनोड रेज के लिए जैसे अगर मान लेते हैं ये आपके पास, एक मिनट, मैंने जहाँ ऑलरेडी लिखी हूँ चीज़ उसी के बाजू में मैं समझा देती हूँ, मुझे टाइम कम लगेगा ना, यहाँ आ जाता है, ये देखो।
अगर आप डिफरेंट गैसेस लेते हो तो नो इफेक्ट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे, यहाँ पे चेंज आता है। अगर आप डिफरेंट गैसेस ले लेते हो तो आपको डिफरेंट गैसेस लेने की वजह से आपको इफेक्ट दिखता है ऑन द वैल्यू ऑफ E/m। ठीक है, आप लोगों के जो कैथोड रेज है, कैथोड रेज के लिए E/m की वैल्यू क्या थी, कांस्टेंट आ रही थी। यहाँ पे E/m की वैल्यू कांस्टेंट ना आएगी, यहाँ पे अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग वैल्यू आ रही थी। इसका मतलब आपकी जो ये एनोड रेज है, राइट ना, ये जो आपकी दूसरी प्रकार की रेज है जो कैथोड रेज के साथ साथ है, ये रेज आप लोगों की E/m की वैल्यू, आप अलग गैस लोगे अलग आएगी, आप कुछ और लोगे कुछ और आएगी। तो इससे हम लोगों को ये बात समझ में आ गई करके कि आप लोगों की जो करके ये जो कैथोड रेज है ये तो इलेक्ट्रॉन से बनी थी, और इलेक्ट्रॉन्स तो यार सभी के सेम थे। लेकिन ये जो आप लोगों की एनोड रेज है इनका कंपोजिशन क्या है, राइट। एनोड रेज किससे बनी हुई हैं, तो क्योंकि अब एनोड्स के लिए मैं बस इतना बोल पा रही थी करके कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बना है, बट मैं ये कमेंट नहीं कर सकती थी कि करके प्रोटॉन से बना है। क्यों कमेंट नहीं कर सकती करके कि मैं प्रोटॉन से बना है करके, बताओ। क्योंकि अगर मैं हाइड्रोजन गैस यूज़ करूँगी तो H+ होगा, H+ में एक प्रोटॉन। अगर मैं हीलियम+ यूज़ करूँगी तो उसमें प्रोटॉन की संख्या 2 हो जाएगी करके। तो प्रोटॉन की संख्या तो बदल रही है ना, राइट। प्रोटॉन से उनका वेरी कर रहा है, मास वगैरह सब वेरी कर रहा है। वो अलग अलग प्रकार के कैटायन से, ये अलग अलग प्रकार के कैटायन से, भले ही उनके अंदर रहने वाला प्रोटॉन सेम है बट इनका नेचर तो अलग हो गया है ना करके, राइट। इसीलिए तो आपके केमिकल रिएक्शंस में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होता है। तुम सोचो कितना अच्छा होता कि तुम्हारे हाथ में ये पावर होती कि तुम आयरन के अंदर में उसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बदल दो और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बदल दो और उसको इक्वल कर दो गोल्ड के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गोल्ड के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो कितना अच्छा होता कि तुम आयरन को बना लेते, कन्वर्ट कर लेते गोल्ड में, है ना। हम तो वही करते, आयरन क्योंकि सस्ता है, आयरन सस्ते आयरन को कन्वर्ट करते रहते गोल्ड में बैठकर। लेकिन हम नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में वेरिएशन होने की वजह से, या स्पेशली प्रोटॉन्स में वेरिएशन होने की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों के एटम्स की पर्टिकुलरली चेंज हो जाती हैं। तो क्योंकि आप लोगों के वो पॉजिटिव पार्टिकल जो वहाँ से वहाँ फ्लो हो रहे हैं, जो पॉजिटिव पार्टिकल्स फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग कह रहे हैं कि जो आप लोगों के पास न्यू रेज हैं, ठीक है, जो कैथोड रे के अलावा है, अगर वो न्यू रेज आप लोगों के पॉजिटिव पार्टिकल से बनी हुई हैं, तो इस केस में वो पॉजिटिव पार्टिकल्स कौन है, आप लोगों के कैटायंस। जो कैटायंस ऊपर क्रिएट हुए थे ना, ये वही कैटायंस है। अब क्योंकि कैटायंस अलग अलग गैसेस के अलग अलग होंगे, तो देयरफॉर आप लोगों का जो क्या कहते हैं वैल्यू होगी E/m की, वो भी अलग अलग आ रही है। अब उन्होंने एक काम किया कि चलो एक काम करो, अपने पास जितनी गैसेस हैं उन सारी गैसेस में आपके पास जो लाइटेस्ट गैस है वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन। या आपकी सबसे हल्की फुल्की गैस है करके, बराबर। तो उन्होंने ये काम कहा कि चलो हम एक काम करते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर में हम लोग हाइड्रोजन गैस को फिल कर लेते हैं, राइट। हम लोग किसको फिल कर लेते हैं करके, हाइड्रोजन गैस को फिल कर देते हैं करके। तो ऐसे केस में जब तुम हाइड्रोजन गैस को फिल कर दे रहे हो तो तुम ये पा रहे हो करके, ठीक है, कि आप लोगों की जो वैल्यूज़ थी, ठीक है, आप लोगों की जो ये वैल्यूज़ थी, ये वैल्यू सबसे कम आई। क्यों? क्योंकि देखो E/m में जो ये रेशो है इसकी जो भी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आपके चार्ज पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और ये आप लोगों के मास पे क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो मास जितना कम होगा, ठीक है, अच्छा सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, आप लोगों को यहाँ से हाईएस्ट वैल्यू मिल रही थी E/m की, और जैसे जैसे आप भारी भारी गैस लेते जाओगे आपको ये वैल्यूज़ कैसी मिलती जाएंगी करके, आप लोगों को ये कम होती जाएंगी, बस ख़त्म। तो इस तरीके से कैथोड रेज जब आपकी डिस्चार्ज ट्यूब में एमिट होती हैं करके, तो उनमें स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो एनोड की तरफ जाती हैं हाई स्पीड से। लेकिन उसी दौरान आप लोगों के जब ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आपके गैस जो भरी हुई होती है डिस्चार्ज ट्यूब में, उनसे जब ये टकराते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आप लोगों के कैटायंस क्रिएट हो जाते हैं, और ये जो आपके चार्ज कैटायंस हैं ये अब कैथोड की तरफ मूव करते हैं, और इसी मूवमेंट को, इस कैटायंस के मूवमेंट को हम लोग कहते हैं एनोड रेस। तो गलती से भी अपने दिमाग पे ये मत लाना कि क्योंकि कैथोड रे इलेक्ट्रॉन से कंपोज थी तो आप लोगों की जो एनोड रेज है ये प्रोटॉन से कंपोज होंगी।
ये प्रोटॉन से कंपोज नहीं होती हैं, ये कैटायन से कंपोज होती हैं करके। ठीक है, ये किससे कंपोज होती हैं? आप लोगों के क्या नाम है, कैटायन से। और अगर तुमने हाइड्रोजन गैस भरकर रखी है तो तुम्हें पता है कि हाइड्रोजन गैस का अगर आयोनाइजेशन हुआ तो वहाँ से 2 टाइम्स ऑफ H+ क्रिएट होगा। यानी कि अभी जो चीज़ वहाँ पे ट्रैवल कर रही है, ये जो चीज़ जो ट्रैवल कर रही है आपके एनोड से कैथोड की तरफ, ये ट्रैवल करने वाला स्पीशीज इस बार कौन है? H+। एंड H+ को ही हम लोग क्या कहते हैं? आप लोगों का प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, H+ को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। क्यों कहते हैं? तुम खुद सोचो, अगर हाइड्रोजन में से तुम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो H+ क्रिएट होगा और H+ के पास एक प्रोटॉन होता है, इवन न्यूट्रॉन तक नहीं होता, सोचो। सो इसी चीज़ को हम प्रोटॉन कहते हैं। तो इसी एक्सपेरिमेंट से हमने ये कहा कि H+ इस वॉट करके आप लोगों का एक तरीके से प्रोटॉन है। तो यहाँ पर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कर ली, आप लोगों ने प्रोटॉन्स की डिस्कवरी कर ली। अब इसमें एक चीज़ मैं और बता देती हूँ, क्योंकि हो सकता है तुम बुक्स वगैरह पढ़ो और मैं भी स्किप कर दूँगी तो फिर ठीक नहीं रहेगा करके। इन एनोड रेज को हम लोग कैनल रेज भी कहते हैं। अब इन्हें कैनल रेज क्यों कहते हैं? कैनल का मतलब तुम ये समझो, अगर तुम ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो और तुम्हारी ट्रेन जब वो टनल से पास होती है, राइट, तो टनल वाली फीलिंग, तो देखो होता कैसा है कि हम लोगों ने क्या किया, आपका ये कैथोड है, इस कैथोड में हमने क्या कर दिए? छोटे छोटे गड्ढे कर दिए। ये छोटे छोटे गड्ढे, वो जो तुम्हारा टॉम एंड जेरी का कार्टून आता है, उस टॉम एंड जेरी के कार्टून में कैसा होता है? वो छोटे छोटे उनकी चीज़ में गड्ढे होते हैं, राइट। तो वैसे ही हमने छोटे छोटे इनके गड्ढे कर दिए करके। अब यहाँ से आप लोगों की आ रही हैं कौन? एनोड रेस। तो एनोड रेस उन होल्स को क्रॉस करके ही तो देखो ना आगे जाएगा, राइट। तो जब ये एनोड रेस उन होल्स को क्रॉस करके आगे जा रही है, ठीक है, जब ये उनको आगे जा रही है तो उनको ऐसा रेस को, उन एनोड के पार्टिकल्स को ऐसा फील होता है कि हम लोग किसी कैनल से पास हो रहे हैं। तो इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं करके आप लोगों की कैनल रेस, और कुछ भी नहीं है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है करके? कैनल रेस। और इस प्रकार का आपका कैथोड, जिसमें मैंने गड्ढे 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 कर दिए हैं, इस प्रकार के कैथोड को हम लोग कहते हैं परफोरेटेड कैथोड। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड मतलब उसमें छोटा 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 मैंने क्या कर दिया करके? आप लोगों का गड्ढा कर दिया है करके। ठीक है, तो फैक्ट याद रखना कि एनोड रेस के लिए कभी भी आप लोगों का E/M का जो रेशियो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, वो ये है कि जो आप लोगों का एनोड रेस है, एनोड रेस के लिए कभी भी आप लोगों का जो E/M की वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं आएगी। और दूसरी बात ये ध्यान रख लेना करके कि आप लोगों का जो एनोड रे है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस कैटायन है। पॉजिटिवली चार्ज गैसियस कैटायन, कभी भी प्रोटॉन बोलने की गलती मत करना। अगर तुम हाइड्रोजन गैस लेते हो देन इट इज़ प्रोटॉन। और उसके बाद जो आप लोगों का कैथोड रेज होता है, कैथोड रेज के अंदर में आपका E/M की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है, और वो बना हुआ रहता है आपके निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से। दैट निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हर केस में आप लोगों का क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन कहलाएगा करके। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि जब आप हाइड्रोजन गैस अंदर फिल करोगे तो वहाँ से H+ क्रिएट होगा, और उसी H+ को हम प्रोटॉन कहते हैं करके। और सिंस इस तरीके से प्रोटॉन्स की क्या हुई है? आप लोगों की डिस्कवरी हुई है करके। ठीक है, अच्छा, तो ये हम लोगों का एनोड रेस ख़त्म होता है। यहाँ पर कैथोड रेस हमने पढ़ लिया है, एनोड रेस कैथोड रेस दोनों हम लोगों के फिनिश हो गए। अब इसमें एक चीज़ और पढ़ लो, दैट चीज़ इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। कौन थे जिन्होंने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया? इनका नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रोनाउंस करने में, जेम्स चैडविक। ठीक है, जेम्स चैडविक वो पर्सन थे जिन्होंने न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की। और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के रिस्पेक्ट में बहुत लेट हुई है। वो इसीलिए लेट हुई है, तुम खुद सोचो, सबको पता था कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी और प्रोटॉन की क्वांटिटी इक्वल होगी। तो किसी के भी दिमाग में ये तो बिल्कुल नहीं आया होगा कि उसके अंदर में एक न्यूट्रल स्पीशीज भी हो सकती है करके, बराबर। तो अगर इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन को तो होना ही है, अगर प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन को होना ही है, क्योंकि उसको एज अ न्यूट्रल बनाना है। बट उसके अंदर में भी कोई न्यूट्रल स्पीशीज होगी, ये किसी के दिमाग में आया नहीं था करके उस वक्त। तो देयरफॉर इनकी जो डिस्कवरी है ये आप लोगों की थोड़ा लिटिल बिट लेट हुई। फिर बाद में आप लोगों के क्या कहते हैं न्यूट्रॉन्स डिस्कवर हुए हैं।
अब जो न्यूट्रॉन्स की जो डिस्कवरी है, ये डिस्कवरी आप लोगों की हुई कैसे है करके, हाउ न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड। तो इसमें एक बस मैं छोटी सी केमिकल रिएक्शन लिखूंगी, उस केमिकल रिएक्शन को आपको याद रखना है करके, उससे हो सकता है करके एक छोटा सा एमसीक्यू क्रिएट होकर आ जाए कि करके किस तरीके से आप लोगों का जो न्यूट्रॉन्स है वो डिस्कवर हुआ। तो इसीलिए देख लो क्या है वो केमिकल रिएक्शन आप लोगों के सामने। तो आप लोगों के जेम्स चैडविक थे, उन्होंने क्या किया, आपका जो ये मेटल होता है बेरिलियम, ठीक है, BE इसका सिंबल है, इस बेरिलियम नामक मेटल को उन्होंने क्या किया, यूज़ किया। अब बेरिलियम नामक मेटल को ये लोग क्या कर रहे हैं, इसकी थिन शीट, इसकी उन्होंने क्या की, थिन शीट बनाई। अब थिन शीट बनाने के बाद वो क्या करते हैं, इस बेरिलियम वाले थिन शीट पर वो लोग क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, का बोम्बार्डमेंट करवाते हैं। वो लोग क्या करवाते हैं, इस पर अल्फा पार्टिकल्स का बोम्बार्डमेंट। ये यहाँ से आपके एक मशीन है जो आप लोगों को अल्फा पार्टिकल्स निकाल के दे रही है कि जाओ अल्फा पार्टिकल्स उस बेरिलियम की शीट पर जाकर क्या करो, अटैक करो। तो यहाँ पे बोम्बार्डमेंट किया गया अल्फा पार्टिकल्स का बेरिलियम शीट पे। तो इससे एक एमसीक्यू क्रिएट हो जाएगा। अब व्हाट डू यू मीन बाय अल्फा पार्टिकल्स, ये यहाँ से कंफ्यूजन, ठीक है, कि आपको क्या लगता है करके कि अल्फा पार्टिकल्स क्या है। अभी हमने प्रोटॉन तो पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन तो पढ़ लिया, अब ये नई वाला कौन है कि व्हाट डू यू मीन बाय अल्फा पार्टिकल्स। तो देखो, जिस तरीके से हाइड्रोजन के पास से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो क्या कहलाने लगा, आप लोगों का प्रोटॉन। तो उसी तरीके से आपका जो हीलियम होता है, हीलियम, राइट, हीलियम का जो क्या कहते हैं आप लोगों का क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक जो उसका अंदर का है कंपोजिशन, ठीक है, वो कंपोजिशन क्या है करके, वो कंपोजिशन ये है करके कि इसके पास 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप इसके अंदर के 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दोगे, रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद हीलियम क्या बन जाएगा, हीलियम 2 पॉजिटिव। बस इसी हीलियम 2 पॉजिटिव को आप अल्फा पार्टिकल कहते हो, राइट, खत्म हो गई बात। तो ये हीलियम 2 पॉजिटिव ही आप लोगों का क्या कहलाता है, अल्फा पार्टिकल कहलाता है, याद रखना। हाँ, तो अब इस अल्फा पार्टिकल को मैंने बोम्बार्ड किया आपकी बेरिलियम की शीट के ऊपर। सो हमने ये ऑब्जर्व किया करके कि आप लोगों का बोम्बार्डमेंट के बाद उस बेरिलियम की शीट के अंदर से कुछ न्यूट्रॉन्स निकल के बाहर गए, कुछ प्रोटॉन्स निकल के बाहर गए, ठीक है, यहाँ से कुछ न्यूट्रॉन्स निकले बाहर और इस बेरिलियम के अंदर से कुछ न्यूट्रॉन्स और कुछ प्रोटॉन्स यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं। हमको कैसे पता न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक मशीन लगा के रखी थी, डिटेक्टर, वो उसने इस चीज़ को डिटेक्ट किया। हमें तो सिर्फ केमिकल रिएक्शन याद रखनी है। तो वो ये थी कि आपका जो बेरिलियम है जिसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, जिसका क्या कहते हैं एटॉमिक मास 9 होता है, इस पे मैंने हीलियम का अटैक करवाया। हीलियम यानी कि सॉरी अल्फा पार्टिकल का अटैक कराया। अल्फा पार्टिकल का मास तो कितना रहेगा, 4, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नहीं, उसका ये हम लिख देंगे करके 0। इसको मैं 0 क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मतलब 0 चलो नहीं लिखती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ कि ये लिख देती हूँ, ये आपका अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, ये आपका अल्फा पार्टिकल। तो जब रिएक्शन हुई तो रिएक्शन होने के बाद, ठीक है, आप लोगों का ये जो बेरिलियम है, ये रिएक्शन ऐसी कुछ हो गई, आप लोगों का 12C6 और +1 N0। तो देखो यहाँ से क्या दिख रहा है, न्यूट्रॉन कुछ आप लोगों का निकल रहा है, ये जो पार्टिकल निकल रहा है, इस पार्टिकल को जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने ये पाया कि इसके पास तो कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज ही नहीं है इसके पास। तो इस नहीं चार्ज वाले प्राणी को उन लोगों ने क्या नाम दे दिया, आप लोगों का नाम दे दिया करके कि अच्छा ये वाली जो चीज़ है करके आप लोगों का क्या है, न्यूट्रॉन्स है करके, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर कर लिया, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स हम लोगों की फिनिश हो गई करके, राइट। तो इसमें तुम्हें ज़्यादा डिटेल में जाने की देखो नीड है नहीं, बस ये केमिकल रिएक्शन आप लोगों के काम की है, ये उतना इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है करके, ठीक है। अच्छा, तो अब इसके बाद अब हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लिया, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन देख लिया। अब हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट क्या है, तो देखो नेक्स्ट पार्ट ये कि कंपैरिजन चार्ट। ये तुम लोगों को थोड़ा सा डाटा याद रखना पड़ेगा करके कि हमारे पास 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका चार्ज है -1.6022 10 की पावर में -19 कुलुम,
जो आपका प्रोटॉन है उसके पर उतना ही इक्वल मैग्नीट्यूड में चार्ज है 1.6022 इंटू 10 की पावर -19 कुलुम, बट पॉजिटिव। ऑब्वियसली न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। बट अगर मैं उनके रिलेटिव चार्जेस के बारे में बात करूँ तो रिलेटिव चार्ज आपके इलेक्ट्रॉन पे -1 होगा, प्रोटॉन पे +1 होगा और न्यूट्रॉन पे ऑब्वियसली 0। तो ये जो है ये उनका एब्सोल्यूट चार्ज है। एब्सोल्यूट चार्ज का मतलब उनके चार्ज की एग्जैक्ट वैल्यू। जैसे अगर मैं बोलूँगी मुझे 20 मार्क्स आए और श्रेयन को 80 मार्क्स आए 100 में से, तो श्रेयन ने मुझसे 4 टाइम्स ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए, तो 4 टाइम्स एक रिलेटिव वैल्यू है। बट 20 मेरी एब्सोल्यूट वैल्यू है, 80 उस श्रेयन की एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, ऑब्वियसली रौनित का भी नाम हो सकता था, बट जिसका नाम मुंह में आ गया। तो ये आप लोगों का रिलेटिव चार्ज है। ठीक है, ये तुम लोगों का कौन सा रिलेटिव चार्ज है। लेट्स टॉक अबाउट मास। ये डाटा आपको थोड़ा याद रखना है करके। ठीक है, जो चीज़ याद करने की मैं बता दे रही हूँ, जो चीज़ याद नहीं रखने की उसको जस्ट इग्नोर, कचरा जमा मत करना। वो ये होता है करके कि 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। आगे भी डेसिमल्स में वैल्यूज़ हैं बट वो मैं नहीं लिख रही हूँ। प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.67262 10 की पावर -27 kg। और जो न्यूट्रॉन्स का मास है उससे जस्ट स्लाइटली थोड़ा सा बड़ा है 1.67493 इंटू 10 की पावर -27 kg। यहाँ पे मास की यूनिट क्या है हम लोगों की kg है करके। ठीक है, अच्छा तो अभी यहाँ पे हम लोगों का ये वाली चीज़ आप लोगों की क्या हो गई, फिनिश ऑफ हो गई। ये पार्ट तुमको करके याद करना है कि किसका मास कितना है क्या है करके। अच्छा, तो अभी इससे ये एक हमको बात समझ में आई कि इलेक्ट्रॉन्स का, प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का अगर मैं मास कंपेयर करूं तो आपका जो बेचारा इलेक्ट्रॉन है ये प्रोटॉन्स के कंपेयर में बहुत 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 आप लोगों का क्या है, हल्का है। इसीलिए जब हम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के मास को इग्नोर कर देते हैं करके। ठीक है, हम लोग क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के मास को इग्नोर कर देते हैं कि जस्ट इग्नोर देम करके। ठीक है, अच्छा और एक मैं तुम्हें जीके फैक्ट बता रही हूँ। ये जीके फैक्ट मैंने जो मेडिकल एग्जाम्स होते हैं छोटे छोटे स्टेट लेवल के, उनमें ये पाया है। इवन एनसीईआरटी में भी लिखा है ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं, तो आपको पता होना चाहिए करके कि अगर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और अगर मैं मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, अगर इस चीज़ को मैं कंपेयर करूँगी तो मैं ये पाऊँगी करके कि आपका जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये आपका 1/1837 टाइम्स है किसके, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के। 1/, ये तुम्हें डाटा याद रखना है। 1/, मतलब हाइड्रोजन एटम से भी उसका 1/1837 टाइम्स करके वो क्या है आप लोगों का हल्का है। या फिर तुम ये कह सकते हो कि हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन एटम का 1837 टाइम्स भारी है करके। राइट, ये डाटा तुमको थोड़ा सा कैसा इस फैक्ट का याद करके रखना है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को ओवर करते हैं। सो वी कंप्लीटेड द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। सो अभी हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो भी आज ही रहेगा। ऐसा नहीं कि कल, मैं आज कोशिश करूँगी कि जितना भी तुम लोगों का बेसिक क्या करके वो सारी बेसिक चीज़ें आप लोगों की क्या कर दी जाए, कंप्लीट कर दी जाए करके। ठीक है, तो इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे मैं जैसे ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो थॉमसन मॉडल है आप लोगों का, वो क्या नाम है उसका, पुडिंग मॉडल। वो पुडिंग मॉडल मैं नहीं पढ़ाने वाली हूँ। अभी सुन लो मेरे प्रवचन बात के लिए क्या रखना कि एक आप लोगों का स्पीयर है, उस स्पीयर में आप लोगों का जो लेट्स से एक प्रोटॉन्स क्या हुए हैं उसमें आप लोगों के पूरी तरीके से फैले हुए हैं और उसमें आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एम्बेडेड है बस। और आपको थॉमसन मॉडल के पुडिंग मॉडल से सिर्फ इतना समझ में आता है कि वो एटम्स की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है कि जितने आपके पास पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही आप लोगों के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब जो हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। सिंस रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल भी हम लोगों ने पढ़ा है करके, बट फिर भी मैं एक बार अगेन रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ा दूंगी एंड फिर हम लोग अपनी दुनिया में आगे कंटिन्यू करेंगे करके। ठीक है, तो फिर अभी इस चीज़ को यहाँ पे ओवर करते हैं, फिर लेट्स से आगे नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।